नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से रंग स्मरण के इस 21वें सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारा समय भूलने का समय है, बल्कि हम भूल जाएं इसका एक अभियान ही चलता है। ऐसे में रंग स्मरण एक याद करने का अभियान है, और जाहिर है कि याद करने के लिए ज़्यादा लोग तैयार नहीं हैं। पर बहरहाल जो तैयार नहीं हैं उनकी क्या चिंता, जो तैयार हैं वो हमारे सामने हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कलाएं, खासकर प्रदर्शनकारी जो कलाएं हैं, इनका एक ट्रेजिक गुण है, ये होते होते न होती, यानी जैसे जैसे होती जाती हैं वैसे वैसे न होती जाती भी हैं, और बाद में सिर्फ उनकी स्मृति बचती है। तो हमने ये कोशिश की नटरंग प्रतिष्ठान में कि बहुत सारे ऐसे रंग समूह हैं जो अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। उनमें से कई हैं जो अब लगभग गायब हैं या काफ़ी निष्क्रिय हैं, कई हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। जो अभी ये जो वर्तमान श्रृंखला है, इसमें दो रंग समूहों को, दर्पण और विवेचना, दर्पण कानपुर, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, और पता ये चला कि उनके दर्पण लखनऊ अकेले ने 1900 नाट्य प्रस्तुतियां की, और मसलन विवेचना जबलपुर ये 30 राष्ट्रीय नाट्य समारोहों में शिरकत कर चुका है, और उसके एक नाटक ईश्वरी की 50 से अधिक प्रदर्शन हुए थे। तो ये सब भी ऐसी जानकारी है जो हमारे सचेत ध्यान में नहीं रहती है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों ने कब कब क्या क्या ज़हमतें उठाकर रंगकर्म किया है, ये अपने आप में जानना बहुत रोचक है। और उनकी क्या समस्याएं थी, उनके आपस में क्या झगड़े, क्या ईर्ष्याएं, क्या स्पर्धाएं, क्या उत्सुकताएं, क्या बेचैनियाँ इत्यादि थी। तो ये जो श्रृंखला है, इसमें हम दो विवेचना और दर्पण का लंबे लंबे सत्र ऑनलाइन कर चुके हैं, और ये जो दो सत्र हैं अब रूबरू हैं। आज जिस अनुकृति नाम का समूह जो मिरांडा हाउस में बना, वैसे मैं भी सेंट स्टीवेंस में था, और उन दिनों वो पुरुषों का ही कॉलेज था। तो ये तो आम था कि हमारे यहाँ से हमको जब शेक्सपियर सोसाइटी में लड़कियों की ज़रूरत पड़ती थी तो मिरांडा हाउस से आती थी, और उसी न्याय से जब उनको लड़कों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो सेंट स्टीवन से जाते थे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कोई हिंदी रंग समूह भी मिरांडा हाउस में सक्रिय है। तो आपके अज्ञान की बहुत सारी सीमाएं होती हैं, उनमें से एक मेरा ही अज्ञान था, ये मुझे पता ही नहीं था। तो इस बार हम दो विश्वविद्यालय कैंपस के रंग समूहों को ले रहे हैं, आज अनुकृति और कल द प्लेयर्स, जो किरोड़ीमल कॉलेज में सक्रिय था। तो हमारे साथ, अब देखिए, मुझे यही पता नहीं था कि सैयदा हमीद से हमारी ज़माने की दोस्ती है, हमें यही पता नहीं था कि ये रंग कर्म करती। पहली बार
कृष्णा सोपती के एक उपन्यास पर कुछ अनुराधा कपूर ने किया था, तो उसमें सईदा हमीद भी थी। तो मैं बड़ा चकित हुआ कि ये बहुत ही अच्छा इनके, मुझे क्या पता था कि ये बाकायदा अभिनेत्री रह चुकी हैं। तो ये इस तरह के सत्र आपका थोड़ा ज्ञान भी बढ़ाते हैं। और वैसे तो आजकल अज्ञान का महिमा मंडन है और शिखर से होता है, इसलिए हम लोग अज्ञान के महिमा मंडन के गिरफ्त में हैं। पर बहरहाल, तो आज सईदा हमीद, अनुराधा कपूर, हेमा सिंह, श्रद्धा सिंह और प्रियंका शर्मा बातचीत करेंगी, और रेणु अरोरा, हो सकता है वो भी बातचीत करें, पर वो संयोजन भी करेंगी। इसके पहले कि आज के वक्ता सब यहाँ आमंत्रित हों, एक छोटी सी फिल्म है जो दिखाई जाएगी, तो वो आप देखें। तो उसके बाद नटरंग का एक नया अंक आया है, उसका भी लोकार्पण होगा और फिर आप सुनेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। तो मैंने मल्लिकार्जुन मंसूर का एक प्रसंग सुनाया, जब उनसे किसी ने पूछा कि जब आप गा रहे हो, सामने बैठे सही वक्त पे दाद देने वाला कोई बैठा हो, तो उससे आपके गाने में कोई फ़र्क पड़ता है? तो मल्लिकार्जुन मंसूर ने कहा नहीं नहीं। तो सब लोग चौंके। उनका बात ऐसी है कि आजकल हमारा झंडा उठा दिया गया है, तो हम लोग आने लगे। पहले मैं जब गाता था, मेरा नाम अनाउंस होता था तो हॉल खाली हो जाता था, लेकिन मैं गाता था तो मेरा काम है गाना, उसका काम है सुनना। अगर वो सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल, जब इतने बड़े कलाकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारे जो आज के वक्ता हैं, इनको भी श्रोताओं की अल्प संख्या से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, पूरे उत्साह से बात करें और याद करें, और हमको भी याद दिलाएं। शुक्रिया। मिरांडा हाउस की हिंदी नाट्य समिति की स्थापना 1957 में कमला सांघी के नेतृत्व और चंद कर्मठ छात्राओं के सहयोग से हुई। तब ये सिर्फ एक छोटी सी नाटक मंडली थी, जो आज अपनी निरंतरता और सक्रियता की वजह से रंग पटल पर एक सशक्त पहचान बना चुकी है। इस संस्था की शुरुआत ऐसे दौर में हुई जब विश्वविद्यालय का माहौल अंग्रेजीदा था। ऐसे समय में हिंदी विभाग की प्राध्यापिका कमला सांघी ने प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का होरी नाम से नाट्य रूपांतर तैयार किया और उसका निर्देशन भी किया। ये प्रस्तुति उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित हुआ। पूरे हिंदी विभाग, विशेषकर इंदुजा अवस्थी, शैल कुमारी व अर्चना वर्मा के निर्देशन में संस्था की गतिविधियां जारी रही। ये संस्था आज जिस मुकाम पर है, सब उन्हीं के योगदान का परिणाम है। अपने चुने हुए मार्ग पर अनुकृति की छात्राओं ने देशी विदेशी और लोक प्रचलित नाटकों को खेला, और इन नाटकों को खेलने के क्रम ने उन्हें विभिन्न प्रकार की रंग शैलियों जैसे ग्रीक, क्लासिकल, ट्रेडिशनल, रियलिस्टिक, एब्सर्ड और ब्रेस्टियन आदि को करीब से सीखने और बारीकी से समझने का मौका दिया। साल दर साल इस कारवां से छात्राएं जुड़ती रहती हैं, और ये सफ़र हर बार एक नए पड़ाव पर नए अनुभवों के साथ बढ़ता रहता है। With the staging of Hori, a Hindi play, as its first full-length production, the society marked its extraordinary arrival in an English-dominated theatre circuit. It was tradition for the students of Miranda House and St. Stephen's to come together to perform English full-length plays. But the society broke this barrier and introduced a play that was performed only by women, a lot of who played male characters. Since then, the full-length production prevails to be the crowning event of the annual Anukriti calendar. It provides the students with the golden opportunity to learn from renowned directors,
from across the country. Some of our most celebrated productions have been through Swamini, Manto की औरतें, रेशमी रुमाल, जस्मा ओढ़न, खूबसूरत बला, ट्रॉय की औरतें and Sarabe Electra, which was a last year's full-length production. Directors like Ram Gopal Bajaj, Devendra Raj Ankur, B.M. Shah, Mohan Maharishi, Anuradha Kapoor, Tripurari Sharma, Hema Singh, Satish Anand, Shilpi Marwa, Pankaj Saxena and Lokesh Jain guided the society every year with their expertise, a tradition that the students are proud to maintain. These plays attract a lot of praise from the audience and critics alike. Stage plays या वन एक्ट प्लेस कई बार किसी दूसरे लेखक की रचना पर आधारित भी होते हैं, तो कई बार सेल्फ रिटन भी। 2006 में अनुकृति के सदस्यों द्वारा स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित एकांकी लाजी मंचित हुआ। ये एकांकी दर्शकों को ये सोचने के लिए विवश करता है कि असली आतंक क्या है और आतंकवादी कौन है। पिछले साल भी छात्राओं ने फाइल 2307 नामक स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नाटक की रचना करने का प्रयत्न किया और इसे दिल्ली के नामी थिएटर्स में मंचित किया। In addition to its vibrant stage productions, the society produces street plays or nukkad nataks on various social and political issues. The plays boldly tackle concerns like gender and caste-based discrimination, environmental crisis, war and libertarian struggle, amongst many others, and have been revered for being way ahead of their time. The society is quick to take leadership in creating awareness on national and international current affairs, and has been instrumental in expressing activism with other organizations. छात्राएं अक्सर इन नाटकों को आम जनता के करीब पहुंचाने के प्रयास में जेल के कैदियों से बात करने में भी नहीं कतराती। नुक्कड़ नाटकों के प्रदर्शन के द्वारा वो प्रभावित लोगों की समस्याओं को और विस्तार से समझने का अवसर भी पाती हैं। अनुकृति is not just a professional space, it's a family. Here we learn to love, we love to learn. From running around making every detail of a set picture perfect to taking heart-wrenching monologues. From writing poetry to composing music. कुर्ता चुन्नी पहनकर नुक्कड़ पर आओ आओ चिल्लाना और कॉलेजेस में पेरिफेरी के अंदर गो अनुकृति सुनना। स्टेज में कॉस्ट्यूम्स और लाइट्स के साथ अनजान कैरेक्टर्स में ढल जाना और एक कोने में बैठकर घंटों कैरेक्टराइजेशन करना। सुबह से शाम तक कॉलेज में रहना, साथ हंसना, साथ रोना, ये सब एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि एक परिवार हैं। और इस परिवार को विगत 6 दशकों से हिंदी विभाग के अनवरत संरक्षण और दिशा निर्देशन मिला है। अनुकृति की इस विरासत को हिंदी विभाग ने बड़े प्यार दिलार से संजोया है। पिछले कुछ वर्षों में इस संस्था को निशा नाग, कविता भाटिया, रमा यादव व संगीता राय का सक्षम नेतृत्व मिला है और वर्तमान में पिछले 6 वर्षों से इसकी संयोजक डॉक्टर रेणु अरोरा ने अपनी प्रतिभा से समिति को हर बाधा से गुजरकर आगे बढ़ने का जोश दिया है। हमें मिरांडा हाउस पर और मिरांडा हाउस को इस विरासत पर नाज है। This was a lovely little glimpse into the history of अनुकृति। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पैनल मेंबर्स को, सैयदा हमीद जी को, अनुराधा, हेमा सिंह, श्रद्धा, प्रियंका एंड रेणु अरोरा जी, आप सईदा जी को लेकर आएँ। तो इनकी बातचीत शुरू हो उससे पहले हम चाहेंगे कि नटरंग का ये नया अंक अभी अभी आया है प्रेस से, तो उसका विमोचन कर दें।
आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते हों कि नटरंग पत्रिका 1965 से चल रही है लगातार, और हिंदी में रंगमंच की इस तरह की अकेली शायद जर्नल है। तो आप में से जो भी हिंदी विभाग के लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, हम इसलिए भी चाह रहे थे कि इसको आज यहाँ पे लाएं कि पता चले लोगों को कि ऐसी भी एक पत्रिका निकलती है और उसमें पढ़ने लायक बहुत सामग्री होती है और रिसर्च के लिए ख़ास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं अब ये मंच रेणु अरोड़ा जी को देती हूँ कि वो आज का कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले तो मैं नटरंग प्रतिष्ठान का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के बहाने मैं जो मिरांडियन नहीं हूँ उसे भी मिरांडा की हिस्ट्री जानने और उस अनुकृति की हिस्ट्री जानने का मौका मिला, और एक बार हम सब ने ही शायद फिर से उन इतिहास के पन्नों को टटोलने की कोशिश की। तो उसके लिए नटरंग प्रतिष्ठान का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अनुकृति, जिसे आज हम अनुकृति के नाम से जानते हैं, ये नाम पहले हिंदी नाट्य समिति थी, और जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, कॉलेज जब से मतलब कॉलेज के इस्टेब्लिश हुआ है 1948 में, और जुलाई 1948 से फंक्शनल हुआ, और जब पहला ही फाउंडर्स डे हुआ तो टेम्पेस्ट नाटक हुआ, और तो उस तरह से नाटक की एक परंपरा कॉलेज में शुरुआत से है। और शायद वो जितना मुझे समझ आया कि विमेन कॉलेज है और विमेन को एक इक्वलिटी और वो अपॉर्चुनिटी मिले, उनको वो अवसर मिले कि वो अपनी प्रतिभा, अपनी कला को सामने ला सकें, उसके लिए थिएटर और डिबेट, ये दो टूल की तरह इस्तेमाल किए गए। तो और ये कैंपस थिएटर है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही दल है और उसमें लोग साल दर साल काम किए जा रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं, 3 साल या 5 साल जुड़े, आए, काम किया और चले गए। और साथ ही जो स्टाफ एडवाइज़र की भूमिका में टीचर्स रहते हैं, जैसे कमला सांगी जी ने शुरुआत की, उसके बाद इंदिरा अवस्थी जी रहीं, फिर शैल मैम ने देखा बहुत लंबे समय तक, शैल कुमारी जी ने, उसके बाद अर्चना जी ने जुड़ी उसके साथ, उसके बाद अभी आपने देखा बहुत सारे और लोग जुड़े। तो उस तरह से चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उसके इतिहास को समझने के लिए उस समय के लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और वो अलग अलग, तो यही कोशिश की गई कि हम क्योंकि जो शुरुआती इतिहास है वो शायद किताबों में भी दर्ज उस तरह से नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो जैसे सईदा जी हैं, सबसे पहले मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेमोरीज़ उनके पास होंगी शुरुआत की, तो हम सईदा जी से ही शुरू करते हैं कि आपके समय में जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया, उस समय कॉलेज का माहौल कैसा था, ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ का क्या सीन था, वो आप हमें अपनी मेमोरीज से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ने हमको याद किया, बल्कि अशोक ने तो ये कहा कि पता ही नहीं था कि हम इस शोबे में भी एक्टिव हैं। तो जाहिर है ज़िंदगी का एक बहुत अहम चैप्टर है ये। एक शेर से शुरू करती हूँ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, याद माजी, गम इमरोज़, ख़याल फ़रदा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, याद माजी, गम इमरोज़, ख़याल फ़रदा। और ये महमूद की नज़र है, कितने साए मेरे हमराह चला करते हैं। तो ये एक यादों का एक गुलदस्ता है जो रेनू ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमें। मिरांडा एक अजीब व गरीब तजुर्बा था। हम तो मॉडर्न स्कूल से आए थे, मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं जो हमेशा हीरो का रोल करते थे, वेरी हैंडसम, और ये गणेश हैं, आज तक करते हैं। तो
हमें कुछ बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब लगा जब हम उमा सहाय, वेद व्यास, कन्वल कृष्ण, देवयानी कृष्ण के माहौल से निकल के और हम मिरांडा हाउस में आए। तो अब इसमें मेरे पास चंद ही मिनट हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बात कह के और फिर आई ट्राई टू कैप्चर सम ऑफ द एसेंस। मुझे तो याद नहीं गोदान, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। कुसुम नाम शायद मेरे इस किताब में जो मैंने और अनुराधा ने, ये एक री लिविंग मिरांडा है, ये अंजलि एला मेनन की वो है पेंटिंग है, और इसमें सारी यादें जो हैं, ये इसमें सारी यादें हैं वो सिमटी हुई हैं इस किताब में। तो इसको मैंने देखा और एक मैंने गोदान उसमें मुझे नज़र पड़ी, मगर मुझे कुछ याद नहीं। मगर इंग्लिश थिएटर जहाँ से हम वेद व्यास के गणेश और मैं, हम वेद व्यास के माहौल से आए और पूरा अंग्रेज़ी 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 अंग्रेज़ी, सो बहुत बहुत स्ट्रेंज। और उसमें जो हमने एक बहुत बड़ा प्ले किया था, जिसमें जो गणेश को याद होगा, मोलियर्स लावार कंजूस, वो तो हमेशा एक हिट होता है, वो हमने स्कूल के ज़माने में किया था। तो यहाँ हमने क्या देखा और क्या किया, सारे ग्लास मेनाजरी, टेम्पेस्ट, हाउस ऑफ बर्नार्ड अल्बा, रेप ऑफ द बेल्ट, अमिताभ बच्चन, उसमें मेरी दोस्त नीना, मैंने कहा था उससे आए, मगर उसने कहा उसने अपनी नीली साड़ी अमिताभ बच्चन को दी कि वो टोगा बनाए उसमें। तो ये रेप ऑफ द बेल्ट, तो चार्लीज आंट, रिलक्टेंट डेब्यूटांट, बस ये एक से एक। तो मेरे लिए ये मैं एक और माहौल से आई थी, और एक तरफ तो मैंने हिंदी जो मेरी बहुत अजीज़ ज़बान है, उर्दू जो मेरी बहुत अजीज़ ज़बान है, मैं तो उसी में रची बसी और पली। मगर ये पूरा अंग्रेज़ी माहौल जो था, मिस मिरांडा का कॉन्टेस्ट, उसमें फिर ऑडेसिटी जो सेंट स्टीफन्स में, जो आपने इसमें फिल्म में जो क्लिप में जिक्र हुआ कि सेंट स्टीफन्स और मिरांडा हाउस कभी इधर कभी उधर, तो वो हमारे लिए एक तरह से एक अजीब और गरीब माहौल था। मुझे सिर्फ एक प्ले याद है, और एक प्ले था दो अंधे, और उसमें मैंने भी किया था, और मेरी दोस्त वीना मागो, हु इज नाउ वीना माथुर, मैंने उससे पूछा, मगर उसको तो बिल्कुल ही याद नहीं था। तो मैंने फिर गूगल में देखा, मुझे जगह जगह ले गए वो गूगल साहिबान, मगर मुझे दो अंधे नहीं नजर आया, मगर ये मुझे याद है कि दो अंधे हुआ था। तो बस इतनी ही बात मैं कह रही हूँ, और आखिर में ये कह रही हूँ कि मेरा जो माहौल था वो मेरे चाचा ख्वाजा अहमद अब्बास का माहौल था, और वो तो बिल्कुल ही समझिए कि ही वॉज एक ज़मीन से जुड़े हुए एक इंसान थे, जो नेमी चंद्र जैन और उनकी बेगम का जिक्र उनकी किताब में है, आई एम नॉट एन आइलैंड, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये हमारी टीचिंग्स थी, ये हमारे बुजुर्ग थे। तो बस मैं इतना ही कह के और अपनी आगे चलाती हूँ। शुक्रिया। 60 to 63, 1960 to 63, और चंद महीने मुझसे बुजुर्ग थे, यानी मेरे भी चंद महीने बुजुर्ग थे गणेश, जो यहाँ बैठे। मैंने, जैसा अभी अशोक भाई ने बताया कि सेंट स्टीफन्स में सिर्फ इंग्लिश शेक्सपियर प्लेज होते थे, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मैंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज में वहीं पढ़ाई की, और हिंदी नाटक कॉलेज में प्ले किया,
और उसका नाम था अपनी ढपली अपना राग। और उसके बाद 1 साल बाद एक और प्ले हुआ खालिद की खाला। तो हमने 2 हिंदी नाटक कॉलेज में प्ले किए। इट वाज नॉट मियरली शेक्सपियर प्लेज इन सेंट स्टीफेंस। और पहला प्ले जो मेरा स्टेज पे था वो 1960 में था, जिसमें सैयदा आपा भी थी उस प्ले में। ये उस वक्त मैं तो कॉलेज से स्कूल से 1 साल पहले आ गया था आगे, तो ये उसी साल पास आउट हुई थी। तो फिर इन्होंने भी उसमें एक्ट किया था। और मैं अभी तक नाटक में पार्ट ले रहा हूँ। और मैंने अभी अप्रैल में भी एक प्ले किया था, और उससे पहले एक प्ले लेके हम लखनऊ भी गए। और मैं अभी तक थिएटर कर रहा हूँ। शायद मेरा ख्याल है कि दिल्ली में मेरे से पुराना एक्टर नहीं है। अनुकृति के जब 50 साल हुए थे तो हमने ये कॉमेमोरेट वॉल्यूम निकाला था, और उसमें शैल जी ने जो लिखा है उसमें जो दर्ज है कि 1955 से कॉलेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों की समितियां थीं, दोनों कमिटीज़ थीं। और हिंदी में 1954 से प्ले, चाहे वो छोटे छोटे प्ले थे एकांकी के तौर पर, कि 1954 में खाली लिफाफे और सोनी महिवाल के कुछ दृश्य हुए। उसके बाद 1955 में 55 में आँखों का आकाश और गीत के बोल एकांकी हुए। और उसके बाद फिर होरी और गोदान। तो मतलब इंग्लिश के साथ साथ मुझे लगता है कि हिंदी का थिएटर, क्योंकि जो वेदा जी ने आपने इसमें 33rd फाउंडर्स डे पर जो उन्होंने स्पीच दी, उसमें जो सेकंड प्ले हुआ सेकंड फाउंडर्स डे पर, उसे लिखा भी संस्कृत और हिंदी के टीचर्स ने था। तो वो प्ले का नाम शायद था इंडिया थ्रू द एजेस, और इसे मिसेस राजेश्वर राजदान और कमला गर्ग, जो शायद उसके बाद कमला सांगी बनी, उन्होंने ही इसे लिखा था। तो ट्रेडिशन तो था, लेकिन शायद वो अंग्रेजीदा माहौल में वो हिंदी कहीं दाएं बाएं होगी किसी बरामदे में, तो शायद पता नहीं चला। लेकिन जैसा मैम कह, एक मेरी रिश्ते में कज़न थी, बहुत मुझसे बड़ी थी, उनका नाम था जाहिदा जैदी। और वो आई मिरांडा हाउस में पढ़ाने के लिए, और उनके साथ 2 उनके स्टूडेंट्स थे, एक नसीरुद्दीन शाह और एक मुजफ्फर अली। तो वो भी उनके साथ टैग करके आ गए। तो मगर वो ज़्यादा नहीं पनपी वहाँ। उन्होंने चंद 1-2 साल पढ़ाया, और उसके बाद वो वापस अलीगढ़ चली गई, जहाँ उन्होंने इन दोनों को, नसीरुद्दीन शाह और मुजफ्फर अली को, फिर उनको पढ़ाया, लिखाया, थिएटर सिखाया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मिरांडा हाउस में कुछ कभी कभी उर्दू और हिंदी वाले पनपते नहीं थे। तो ये भी एक इट्स अ मैटर ऑफ, मतलब एक फैक्ट है ये। सईदा जी के बाद अनुराधा जी की बारी आती है 68 तो 68 से 73 तक। तो अब आपके समय तक क्या बदलाव आए वो आप बता पाएंगी? मैं थोड़ा सा साइडवेज जाके बात करना चाहूँगी। पहले तो कि यहाँ से शुरू करूँ कि ये मौका बड़ा स्पेशल है कि याद किया जाए कुछ ऐसे काम जो थिएटर में हम उस वक्त करते थे। तो उस वक्त यूँ लगता था कि ये सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। तो और इंटरेस्टिंग ये भी रहा मेरे लिए कि वो कुछ एक तरह से वहाँ जो एक्सपीरियंस किया वो मुझे मौका मिला कि उसको मैं आगे अपनी ज़िंदगी में ले पाऊँ। तो ये मैं उसको एक तरह से मिरांडा हाउस के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करती हूँ। पर उससे पहले जैसे सैयद ने कहा, मैं मॉडर्न स्कूल के एक्सपीरियंस से भी कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे पास इस चीज़ का मौका था कि हम वेद व्यास जी से पढ़े और ओम शिवपुरी से पढ़े। तो जब मैंने
68 में मिरांडा हाउस में थोड़ा सोचा, काम किया, तो हमें एक चीज़ का मुझे सबसे पहले एहसास हुआ कि कई ऐसे टेक्स्ट हैं जो मेरी जनरेशन को उस वक्त बड़े इम्पोर्टेंट लगते थे। वो था ब्रेख्ट, और उस वक्त ऐसा लगा कि ब्रेख्ट को ट्रांसलेट करके मिरांडा हाउस में करना चाहिए। तो ये ब्रेख्ट का जो प्ले द मदर बेस्ड ऑन गोर्की, उसको चूज़ किया, और उसका ट्रांसलेशन था नहीं। तो हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि उस वक्त बलराज पंडित ने एग्री किया, और वो पहला ट्रांसलेशन ब्रेख्ट का द मदर का था हिंदी में, और वो हमने किया। मैं ये याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी क्या बातचीत हुई अनुकृति से, जो उस वक्त अनुकृति नहीं थी, पर मुझे ये याद नहीं है। मुझे ये याद है कि बड़ी ज़्यादा एनर्जी थी कि हमने यही करना है, और मुझे ये भी याद नहीं है कि कहाँ से फंड, कौन सी सोसाइटी से, या ये भी कि कौन उसका हम मतलब बैक स्टेज या परमिशंस क्या थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं। मुझे ये याद है कि बहुत सारी रिहर्सल और बलराज का वहाँ आना, और दूसरा कि हमारा जो सेट था वो बंसी कौल का पहला प्रोफेशनल एंगेजमेंट था। उसने सेट बनाया द मदर का, और वो सेट ऐसे मिरांडा हाउस के ऑडिटोरियम में ऐसे पिविट होना था। एक कमरा ऐसा था और दूसरा कमरा ऐसा था, पर वो पिविट हुआ नहीं, और वो वहीं का वहीं रहा। और मैं और सारे जो बैक स्टेज थे, हम उसको पकड़ के नीज पे 2 घंटा बैठते थे, और जब डार्क इंटरवल होता था तब हम उसको पिविट करते थे। तो इट वाज अ वंडरफुल फेलियर, और हमें बहुत मज़ा आया कि हम उसको पकड़ पकड़ के, और फाइनली उसमें जो हिंजेस थे वो भी टूट गए 4 शो में। तो वो तारों से बंधा था, पर वो खड़ा रहा, और हमने उसमें परफॉर्मेंस किया। मुझे ये भी याद है कि किस तरह से बाकी लोग आए, उसमें क्या ऑडिशन थे ये बिल्कुल याद नहीं। वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेशन थी। उनमें से 2 लोग तो थिएटर में चले ही गए, सबीना जेटली जो कि NST में गई, और एक और थे जो NST की हिस्ट्री में कुछ उनका अजीब सा हिस्सा है, महावीर चौधरी, और एक और जो आज कल बिल्कुल थिएटर से कनेक्टेड नहीं है, पर उनकी बेटियां डांस से कनेक्टेड हैं, राजीव भार्गव, जो कि मेन रोल कर रहे थे प्ले में। माया द मदर का रोल कर रही थी, और वो इससे पहले मिरांडा हाउस में सिर्फ अंग्रेज़ी प्लेज में करती थी, पर माया और मैंने ये प्रोजेक्ट इकट्ठा सोचा था, तो हमने ये किया। और मुझे जैसे ये मेरे पास इस वक्त पोस्टर्स कोई है नहीं कि उसको कैसे बिल किया था, पर वो एक तरह से मिरांडा हाउस में ब्रेख्ट का पहला ट्रांसलेशन, और उसी के तहत एक और भी चीज़ थी जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी, कि जो एनर्जीज थी, मुझे ये याद है कि जो कोई बाधा, कोई ऑब्स्टिकल, ये यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ याद नहीं मुझे। और मुझे ये भी याद है कि हम लोग कितनी रातों वो सेट को पेंट करते थे, बंसी वहाँ होता था कि किस तरह से वो बना या तैयार हुआ, उसकी एनर्जी याद है, उसकी कोई मुश्किलात याद नहीं मुझे। तो इसका मतलब ये मैं मिरांडा हाउस को एक तरह से ये स्पेस देने के लिए कि हमने चाहा कि एक ट्रांसलेशन हो, हमने चाहा कि वो माउंट हो, और वो हुआ। और ये भी कि कौन लोग आए जिनका पर्टिकुलर, मुझे नहीं लगता कि राजीव ने पर्टिकुलरली कॉलेज ड्रामेटिक्स में भाग लिया हो, राजीव भार्गव ने। हाँ, सेंट स्टीफेंस पर था मेरा ख्याल है राजीव, उसके बाद उसने थिएटर में नहीं किया। तो एक तरह से मुझे यूँ लगता है कि वो कुछ फ्रेंडशिप्स की बात थी कि वो आया और किया, और जो बाकी दो लोग थे वो सेंट स्टीफेंस से नहीं थे, एक जेंटलमैन थे सेंट स्टीफेंस से। तो जो ये सेंट स्टीफेंस और मिरांडा हाउस का एक पर्टिकुलर हाईवे था, वो नहीं था इसमें। मुझे लगता है वो अलग किस्म के लोग आए और जुड़े। जहाँ तक याद आता है कि शुरुआत में सिर्फ स्टीफेंस से लोग आते थे, इस मेल फैकल्टी जितने भी मेल एक्ट्रेस थे, लेकिन उसके बाद फिर अदर कॉलेजेस से भी, हिंदू, हंसराज या KM, वहाँ से भी एक्ट्रेस आने लगे।
और धीरे धीरे अब जैसे बीच में फिर बंद ही हो गया कि लड़कियां ही लड़कों का रोल कर लेंगी, और लेकिन 19 के बाद फिर से जब हमने लॉबी किया तो फिर से लड़कों को बुलाया, पर अब अनफॉर्चुनेटली केवल एक कॉलेज पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय हम फुल लेंथ करते हैं उस समय सभी कॉलेजेस में DU सर्किट काफ़ी एक्टिव होता है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं, तो जितने भी अच्छे एक्टर्स होते हैं वो अपनी अपनी सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं, तो वो नहीं आते हैं। तो ऐसे में फिर आपको जो सेकंड लाइन में एक्टर्स होते हैं उनको उनके साथ, तो इस 2 बार से हमारे साथ जैसे मेरे ख्याल से जाकिर हुसैन से, हंसराज से भी जो नया कैंडिडेट नए स्टूडेंट जुड़े थे वो आए, जो सीनियर थे वो लोग नहीं आ पाए। तो धीरे धीरे वो चीज़, वो जो हाईवे है वो डाइवर्सिफाई हो गया। आप और कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ये कहना चाह रही थी कि मैं जो मेमोरीज हैं वो यही हैं ऑफ ईज एंड नॉट ऑफ ऑब्स्टिकल। तो मुझे लगता है ये मिरांडा हाउस का एक तरह से एक्सपीरियंस रहा। और एक और चीज़ पर मैं कहना चाहूँगी, ये ज़रूर था कि हमें मेजर पैशन था ट्रांसलेशन का, कि किसी तरह से ये टेक्स्ट ट्रांसलेट हों और वो हिंदी में खेली जाए। उस समय का सक्सेस कैसा रहा उसका आपका जो शो था वो कैसा रहा? सक्सेसफुल रहा बहुत? उसका वो भी आता है कि सक्सेसफुल रहा, पर मुझे ये में हो सकती, पर मुझे लगा कि उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। और मुझे लगता है कि 4 शो थे, पर मुझे इसका ये मतलब कोई memory can be very deceptive, so I think it was a success. मिरांडा के वैसे काफ़ी सारे ही शो लगभग काफ़ी सक्सेसफुल जाते हैं, रिस्पांस उनका अच्छा ही मिलता है अभी तक भी हम लोगों को। तो अनुराधा जी के बाद अब हम चलते हैं हेमा जी की तरफ। हेमा जी, लेट 70s और 80s आपका टाइम एज एन एक्टर। तो आप क्योंकि एज एन एक्ट्रेस भी जुड़ी और उसके बाद डायरेक्टर, लेकिन एज एन एक्टर जब तक आप लेट 70s तक आपके समय तक क्या माहौल था, आपने क्या अनुभव किया? तब तक अनुकृति, मतलब चाहे अनुकृति नाम तो तब भी नहीं था, लेकिन हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी अपनी एग्जिस्टेंस मुझे लगता है पूरी तरह से बना चुकी थी उस समय तक। तो आप अपना एक्सपीरियंस। देखिए, इसका नाम रंग स्मरण है और मुझे यहाँ आके लग रहा है कि मैं काफ़ी कुछ भूल चुकी हूँ। मैं बहुत सारी मिरांडियंस से यहाँ मिली हूँ और वो अचानक कहती कि मैम आपने तो ये किया था, तो लगता है कि आपकी मेमोरीज़ जो है वो कुछ सेलेक्टेड हैं। पर एक बात मैं बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ कि मिरांडा हाउस में काम करने के बाद और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब हम काम करते थे तो हम बड़े गर्व से कहते थे कि एक समय था जब NSD की सारी फीमेल फैकल्टी मिरांडियन थी, चाहे वो कीर्ति जी हो, चाहे वो अनु हो, या रत्ना पडिक्कर हो, त्रिपुरारी शर्मा हो, हेमा सिंह हो, ऑलमोस्ट सब लोग थे। हम भी उतने ही गर्व से कहते हैं। धन्यवाद। हम भी ये 4 नाम लगातार रटते रहते हैं। देखिए, जब मैं स्टूडेंट थी तब मुझे ABC भी नहीं पता था थिएटर का, क्योंकि मैं स्कूल से बिल्कुल सरदार पटेल विद्यालय से पास होकर आई थी और मेरा घर बहुत दूर था। RK पुरम में हम रहते थे, तो मिरांडा हाउस आने के लिए 2-2 घंटे लगते थे। तो जो पहला नाटक था वो मैंने पॉल साइंस ऑनर्स कर रही थी मैं, और पर मेरा सारा समय हिंदी डिपार्टमेंट के आसपास घूमता रहता था, क्योंकि वहाँ एक नोटिस बोर्ड था। तो उसमें एक दिन मैंने देखा कि एनुअल फंक्शन के लिए एक जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फला दिन फला समय पर कॉमन रूम में आ जाए। तो मैंने ध्यान से देखा तो कि वो फला तारीख तो वही थी, वही दिन था। तो मैं मेरी एक्ट्रेस जाग गई, तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। मैं अंदर गई और मैंने देखा वहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए थे और शैल जी थी, अर्चना वर्मा जी थी, इंदुजा अवस्थी थी और मन्नू भंडारी भी थी। अब पता चला कि वो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल थे, जो हमारे साथ दूसरा दरवाज़ा नया 1 एक्ट प्ले करना चाहते थे। तो हमने पढ़ना शुरू किया
तो उन्होंने कहा इसको ऐसे पढ़ो, उसको ऐसे पढ़ो, फिर अपने डायरेक्शंस दिए। तो धीरे धीरे काफ़ी लोग थे तो वो चटने लगे, लड़कियां चटने लगी, और सिर्फ एक लड़की और बची और मैं थी, जो हम दोनों में बहुत ही कांटे का कंपटीशन हो रहा था। फिर डॉक्टर लाल ने कहा कि थोड़ा चल के दिखाओ, चल फिर के करो। तो फिर मैंने उसको चलना फिरना शुरू किया, और उसमें मुझे याद है दूसरा दरवाज़ा करके कुछ था। जितनी अकल थी मुझ में, जितनी समझ थी, हालांकि सरदार पटेल विद्यालय में कारंत जी हमें हिंदी पढ़ाते थे, वीना विलियम्स हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, और हमारी होमरूम टीचर थी, और नादिरा ज़हीर बब्बर भी थी जो हमें ड्रामेटिक करी, तो थोड़ा सा समझ थी। तो वो हम चले फिरे, और फिर अंततः मैं सेलेक्ट हो गई। और पर धीरे धीरे सारा का सारा कॉमन रूम भर गया, लड़कियों से भर गया। हिंदी डिपार्टमेंट की लड़कियां और बहुत सारी अलग डिपार्टमेंट की लड़कियां सब आ गईं, और वो क्लैप करके, और एक तरह से कंपटीशन शुरू हो गया। कास्टिंग जो हो रही थी वो एक कंपटीशन के तहत हो रही थी। खैर वो हुआ, और चूँकि वो एक वन एक्ट प्ले था, इसलिए उसके लिए हम मिरांडा हाउस की लाइब्रेरी के सामने मिलते, और चार ही लोग थे उसमें शायद, और हम सब बात करते आपस में, और उसके लिए हमें बहुत कम समय मिलता था। और मुझे सचमुच में याद है कि वो किस तरीके से शैल मैम ने और रचना मैम ने सारा बैकस्टेज संभाला था। कब हुआ था, हमें इतना पता था कि इस के बाद हमारा वन एक्ट होगा, और जल्दी से 2 मेज़ और कुर्सी लगा दी जाएगी और नाटक होगा। बहुत बाद में जब मैं बॉम्बे गई एक सीरियल की शूटिंग के लिए, तो मुझे पता चला कि एक सज्जन आए हैं जो कह रहे हैं कि मैं तो हेमा जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैंने कहा कौन है वो? तो पता चला कि वो उस नाटक में थे, दूसरा दरवाज़ा में थे, और वो मुझे याद कर रहे थे, पर चूंकि मैं इतना लंबा समय बीत गया था इसलिए याद नहीं था। तो दूसरा नाटक जो था वो, पर कंपटीशन की जो ये बात थी कास्टिंग को लेकर, वो सेकेंड ईयर में नहीं हुई। हम जब गए तो हमें बताया गया कि आपके साथ आषाढ़ का एक दिन होगा और आप ये फला रोल करेंगी। तो बहुत अच्छा लगा। एक मोहन राकेश जी का एक नया नाटक हमारे लिए बहुत, क्योंकि हम स्कूल में ही पढ़ते थे, इस तरह की हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते थे, घर में साहित्यिक माहौल था, तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, पर इतना ज़्यादा नहीं था कि उनको बहुत अच्छे से समझते हो मोहन राकेश जी को। तो वो दूसरी बात ये भी कही गई कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कुछ लोग आएंगे जो आपके साथ काम करेंगे। तो हमने वो नाटक किया, और मैंने उसमें मल्लिका का रोल किया, और बहुत सुंदर। हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ब्लॉकिंग कहाँ कैसे हो रही है, क्योंकि बिल्कुल ओपन स्टेज में होती थी सब कुछ। क्योंकि सेट बाद में ही लगना था, तो सेट बाद में लगा, तो उसमें जो चटाइयाँ लगाकर कमरा बनाया गया था, वो घर बनाया गया था, और उसमें कमल के और शंख के चित्र बनाए थे। पर सबसे बाद में जब फर्श को गोबर से लीपा गया, तो शैल मैम बहुत चिंतित हो गई। उनको लगा कि ये तो कोई भी नहीं देखेगा, ये तो बदबू से भाग जाएंगी सब लड़कियां। लेकिन सबने बहुत मन से नाक पे रुमाल रखकर पहली रो में बैठकर उसको देखा। और उस नाटक की मेरे लिए पर्सनली 3 उपलब्धियां थी, कि एक तो ये कि मैं कॉलेज में बड़ी पॉपुलर हो गई मल्लिका करके बुलाया जाता तो बड़ा अच्छा लगता था। और दूसरे पॉल साइंस ऑनर्स की जो मिसेस धमीजा थी, वो मेरे एब्सेंस से बहुत परेशान रहती थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला के कहा कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में तुम्हारा रिव्यू पढ़ा है, तो वो बहुत अच्छा है, और कीप इट अप। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद उस रिव्यू ने एक तरह से मेरी ज़िंदगी बहुत बदल दी। कविता नागपाल जी ने लिखा था कि ये प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस है और इसको NSD जाना चाहिए। तो NSD के बारे में मैं पहले से जानती थी, मगर उसके बाद जब मुझे ये कहा गया कि इसे जाना चाहिए, तो फिर हमने उसको बात मान ली। और तीसरा नाटक जो किया था वो बहुत अद्भुत था, क्योंकि मन्नू भंडारी जी ने कहा कि मैं
एक नाटक लिखूंगी अनुकृति के लिए, और बिना दीवारों के घर उनका एक नाटक लिखा गया, और उस मुझे बहुत खुशी कि मैं उसमें थी। हालांकि मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं है। वो बहुत अच्छी थी, और उसमें मनु जी के घर ठहरना हुआ, और अर्चना वर्मा जी के यहाँ, अंदुजा अवस्थी जी के यहाँ, तो वो बहुत स्नेह था, और एक पूरा माहौल जो था वो ऐसा था कि हमें बिल्कुल ये नहीं लगता था कि हम कुछ नाटक कर रहे हैं या कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि विंग्स में वो लोग खड़े रहते थे, साड़ियाँ प्लीट्स लगाकर, हम चाहते थे तुरंत वो बदल देती थी, साड़ियाँ पहनने की आदत भी नहीं थी 3rd ईयर में। पर मुझे ऐसा लगा कि वो 3 साल जो थे वो एक तरह से एक बहुत अच्छे राइटर्स और नाट्य साहित्य को समझने के लिए थे। आषाढ़ का एक दिन, बिना दीवारों के घर और दूसरा दरवाज़ा, और उन लोगों और उन जैसी विदुषियों का सानिध्य बहुत अच्छा था। जो आप मनु जी के नाटक की बात कर रही हैं, वो बेसिकली उपन्यास था, और राम गोपाल बजाज जी ने उसका निर्देशन किया था। और राम गोपाल बजाज, मतलब मनु जी नहीं चाहती थी कि वो वो रीराइट करना चाह रही थी उस उपन्यास को, और वो उस पर नाटक नहीं करना चाहती थी। लेकिन राम गोपाल बजाज ने जिद की कि आप इसे अभी रीराइट करेंगी, मतलब इसी दौरान, और आप यहाँ पर बैठिए और इसे रीराइट कीजिए और यही नाटक होगा। तो राम गोपाल मैम ने अपनी इसी किताब में मनु जी ने एक कहानी ये भी करके इस दास्तान को लिखा है कि ये राम गोपाल बजाज जी की जिद पर उन्होंने उस उपन्यास को फिर नाटक के तौर पर नाट्य रूपांतर उसका उन्होंने ही किया, और फिर वो खेला गया। तो अब हम 80 से आगे 90 की ओर बढ़ते हैं, और मैं श्रद्धा से अनुरोध करूंगी कि श्रद्धा की जो अपनी मेमोरीज हैं, उस समय तक अनुकृति एक तरह से अपने पूरे शबाब पर आ चुकी है 90 के दशक तक, और एक रेगुलरिटी भी कि अभी तक जहाँ प्लेज कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, या 70s से रेगुलर थोड़ा सा, तो अब 90s के बाद से कंटिन्यूअस प्लेज हो रही थी। और उसके बाद अनुकृति में भी ये ट्रेडिशन हो गया कि आप एक फुल लेंथ करेंगे, एक नुक्कड़ और एक 1 एक्ट। तो ये 19 के बाद ये दौर शुरू हुआ, 95 के बाद। तो अब उसमें आपकी क्या मेमोरीज रही? बहुत कुछ हेमा जी ने बताया कि कैसे प्रैक्टिस सेशंस कैसे चलते थे, कहाँ होते थे, लेकिन जब ये 3 प्रोडक्शंस आपको तैयार करने हैं और साथ में हम नुक्कड़ और ये, तो उसमें आपका अनुभव और पढ़ाई के साथ कैसे? एक्चुअली मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई थी। मैं मिरांडा हाउस में एडमिशन लेने आई थी केमिस्ट्री ऑनर्स में, बहुत ही बुझी हुई कि अभी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। बट मैंने देखा कि कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं और मेरा मन उधर गया कि अच्छा ये क्या हो रहा है। फिर पता चला कि ये थिएटर के ऑडिशंस हैं और मुझे बताया गया कि तुम एक काम करो, हिंदी ले लो और फिर पूरी तरह से थिएटर कर सकती हो, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने ऑडिशन दिया और शैल मैम को मैं काफ़ी पसंद आ गई। तो शैल मैम ने कहा कि तुम एक काम करो, केमिस्ट्री छोड़ो, तुम यहाँ पे नए बॉन्ड्स बनाओ। तो मैं फिर मैंने हिंदी में पढ़ाई कर ली और 3 साल मैंने पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दिया फॉर थिएटर। उस समय सीन ये था कि ऑलरेडी मिरांडा हाउस अनुकृति काफ़ी स्टार सोसाइटी बन चुकी थी जब मैं आई, लेकिन सारे सीनियर्स ने छोड़ दिया था क्योंकि वो पढ़ाई के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो एक साथ मास रेजिग्नेशन हो गया था। तो आई थिंक मुझे लाइफ में कोई भी चीज़ स्क्रैच से शुरू करके एंड तक पहुंचाने की जो वो मिली है वो वहीं से आई है, क्योंकि मैं जब आई तो वो ज़ीरो ग्राउंड पे फिर से था। एंड शैल मैम उस समय वासव दत्ता प्ले करना चाहती थी, तो स्वप्न वासव दत्ता, तो मैं सिंगल ही थी तो मैं ही कास्ट हो गई वासव दत्ता के पे। फिर ये वो फेज़ है जब सोशल मीडिया आ चुका था, बिल्कुल नया नया आया था और हम लोगों ने पहली बार ऑडिशन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से किया।
तब तक सारे कॉलेजेस के लड़के आने शुरू हो गए थे प्ले में। तो हम लोगों ने पोस्टर बनाया हाथ से कि स्वप्न दत्ता अपने राजकुमार को ढूंढ रही है। सो हमने हिंदू कॉलेज, हंसराज, KMC हर जगह पोस्टर्स लगाए और फाइनली वो ऑडिशन स्वयंवर में बदल गया बिकॉज हम लोग ढूंढ रहे थे कि किससे वाइबिंग अच्छी हो राजकुमार के लायक। सो फाइनली हमने हिंदू कॉलेज से राजकुमार ढूंढा और स्वप्न वासव दत्ता एक बहुत ही मतलब यादगार नाटक है जो हम लोगों ने किया। और सो ये थी पहली मेमोरी। और धीरे धीरे करके पूरा एक ग्रुप वापस से नए तरीके से बना और सारे डिफरेंट कोर्सेज की लड़कियों ने वापस से ज्वाइन किया। जब मैं थी उस समय हॉस्टल की लड़कियां बहुत ज़्यादा, बिकॉज जो टाइम देना होता था वो आई थिंक हॉस्टल की लड़कियां ज़्यादा दे पाती थी। तो हमने धीरे धीरे करके एक कमरा था A33 मिरांडा हाउस हॉस्टल में, उसको ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया। तो क्योंकि वो कॉर्नर का कमरा था और उसमें आप आराम से रात भर गाना बजाना कर सकते हो, दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और वो बहुत अच्छा फ्रंट व्यू था, मतलब उससे रोड देख सकते हो, लोगों को देख सकते हो। तो हम लोगों ने 3 साल तक उस पर कब्जा करके रखा। और आज भी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो A33 मिरांडा हाउस ही है, क्योंकि उस पर सारे लोग जो वहाँ रहते थे वो है। और हम लोग दिन रात काफ़ी ज़्यादा प्लेस करना। एंड ये वो टाइम था, थोड़ी फ़नी बात है लेकिन फिल्म्स का काफ़ी प्रभाव तो हो चुका था। सो सारे बैचेस को लोग ऐसे याद रखते थे। हमारा टाइम था कहो ना प्यार है बैच, मूवी आई थी, उसके पहले वाला वो रंगीला बैच था। सो ऐसे मतलब वी यूज्ड टू रिमेंबर लाइक दैट। तो हम लोग उस समय काफ़ी सारा प्लेस कर रहे थे और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं। तो ये शायद वो फेज़ भी था व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, राइट फ्रॉम प्ले राइटिंग टू अडेप्टेशंस, डायरेक्शन, प्रोडक्शन। क्योंकि लड़कियां सारा प्रोडक्शन खुद कर ले रही हैं, लाइटिंग खुद कर ले रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और बिकॉज वी डिडंट नीड एनीबडी, एक्चुअली पूरा बैक स्टेज एवरीथिंग वाज हैंडल्ड बाय आवर ग्रुप। तो वो एक ये था कि हम लोग एवरीथिंग वी वर डूइंग। एंड उसी समय वी स्टार्टेड फेस्टिवल यवनिका। सो यवनिका हमने एक थिएटर फेस्टिवल शुरू किया फॉर DU, जहाँ पे 3 डेज़ के लिए हम लोगों ने हर चीज़ का वर्कशॉप रखा, प्ले राइटिंग वर्कशॉप, बॉडी मूवमेंट वर्कशॉप, सो डिफरेंट streams, so that everybody can come and experience theatre in a much bigger way. So वो था। और ऑब्वियसली उस समय हम लोग स्टूडेंट्स थे तो छोटी छोटी मेमोरीज है। आई थिंक इसमें भी है, यवनिका का पोस्टर है। तो हमें उस समय ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी नहीं पता था। तो जब हम पोस्टर प्रिंट कराने गए उसने बोला लोगो क्या होगा, तो मैंने वहीं पे एक चार्ट पेपर फाड़ा, एक लड़की का वो बना दिया चिपका कर और एक बिंदी बना दी। मैंने कहा इसको आप बना दो लोगो। सो वो लोगो उस पोस्टर में भी है। सो दोज वर लिटिल क्यूट इम्प्रॉम्प्टू थिंग्स जो आज भी आप वो मेमोरीज है जो हमेशा याद रहती है, बिकॉज अगेन आपने उसको स्क्रैच से किया था। फिर हमने सेकेंड ईयर में एक प्ले किया हेमा मैम के साथ, ख्वाबे हस्ती, जो लेडी मैकबेथ का रोल था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो हमने डबल कास्ट पे किया था और उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा, बिकॉज पारसी थिएटर बहुत इंटरेस्टिंग था। किस तरह से बॉलीवुड के डायलॉग्स वहाँ से आए हैं, किस तरह से वो कुत्ते का मीने मैं तेरा खून पी जाऊँगा कि जो ओरिजिन है वो किस तरह से है। तो वो करने में बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट आज भी उनके जो डायलॉग्स हैं आप बिलीव नहीं करेंगे, जब माई डॉटर वाज स्मॉल तो मैं उसको डांटने के लिए मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या बोलूँ। तो उस प्ले में एक डायलॉग था जहाँ बाप अपने बेटे को डांट रहा है,
ज़फ़ाकार अय्यार मक्कार मूजी फरिश्ते से शैतान पैदा हुआ है, ना शराफत की कदर ना इज्जत का डर ना खौफ खुदा है, बुराई का बंदा तबीयत का गंदा, नदामत भी नादम है तेरी चलन से। सो माय 3-year-old daughter used to listen, she used to be like हाँ हाँ ठीक है डांट पड़ गई। सो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज था। वासव दत्ता एक अलग एक्सट्रीम और ख्वाबे हस्ती एक अलग एक्सट्रीम, और स्ट्रीट प्ले को भी हमने बहुत तरीके से बदलने की कोशिश की। तो हमने रविंद्र भारती के बुक पे आधारित फूकन का सुथन्ना किया था, जो हम लोगों ने खुद इंटरनली लिखा और उसको अवधी भाषा के गानों के साथ हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसको बनाया। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर था कि हम लोगों ने खुद एक बुक लेकर उसको अडेप्ट करके अपने तरीके से उसको प्रेजेंट किया। तो ये सारी मेमोरीज हैं। आपकी मेमोरीज में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई। इसके बाद 90s के बाद 2000 प्रियंका, आप एज अ स्टूडेंट आपके टाइम तक उस लेगेसी को काफ़ी आगे बढ़ा दिया गया है, तो आपको जो मिला वो काफ़ी परिपक्व मिली अनुकृति। तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा, वो आप शेयर कीजिए। ओके, तो मेरी कहानी तो बहुत नाटकीय थी। मतलब जब मैं मिरांडा में आई थी तो मुझे नाटक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी एक स्कूल टीचर थी जिसने कहा था कि जब तुम कॉलेज जाओ तो जाकर एक ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन कर लेना। ये मुझे याद था कि ये मैम ने बोला है करने के लिए, और मैं टीचर्स को बहुत सीरियसली लेती थी। तो मुझे था कि मैं कॉलेज जाऊंगी तो जाकर सोसाइटी ज्वाइन करनी है, और कैसे करनी है, कहाँ जाएंगे। और मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ 5 बजे घर पहुँचना मतलब मैं कांपती थी, और हमारी रिहर्सल चलती थी बहुत लंबी लंबी। तो 5 बजे मुझे लगता था घर पहुँचना है, ये लोग रिहर्सल ही शुरू करते हैं 3 बजे 4 बजे, फिर और रिहर्सल्स करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं किसी तरह डरते डरते मैंने ऑडिशन दिया। अपूर्वा लखनपाल थी, कैफेटेरिया के पीछे बैक साइड में बैठी हुई। आई स्टिल रिमेंबर बहुत क्लियरली। उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा तुम कर पाओगी। मैंने कहा हाँ मैं, मतलब मुझे पता नहीं, मैं करना चाहती हूँ। बोले ठीक है आ जाना आज ऑडिशन के लिए। मैंने ठीक है। तो बॉय कट बाल, छोटी सी लड़की, शर्ट पहनती थी उस समय मैं बहुत डरते डरते ऑडिटोरियम में पहुंची, ऑडिशन दिया, और मुझे ये क्लियर था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये कह के हमारे घर से कोई मुझे लेने के लिए आता था, क्योंकि हमें अकेले जाना अलाउड नहीं था। तो ऑडिशन देकर 3:30 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकल गई कि सिलेक्शन तो होगा नहीं, मुझे बुलाएंगे नहीं। और मैं वहाँ से निकल गई हूँ। आधे रास्ते में पहुँची, मुझे फ़ोन आया है, कहाँ हो तुम, वापस आओ। तो मैंने बोला मैं निकल गई, वापस आओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। और वो कोई बात नहीं करता था, सब डांटते थे, सीधे डांटते थे। डांट पड़ती थी पहली बार में ही। तो डांट पड़ी, हम पहुंच गए वहाँ पर। अब डरते डरते पूछा आगे क्या करना है, एंड लाइक कि डेली आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये मेरा पहला दिन था। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, अपूर्वा दी ने, कि जब तू आई थी मुझे लगा था 2-4 दिन रुकेगी मुश्किल से, उसके बाद छोड़ के चली जाएगी। और मुझे भी सच में ऐसा लगा था कि मैं बस 2-4 दिन ही लोगों के साथ रह पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी इनके जितना काम। लोग बहुत काम करते थे, एवरीबडी इज लाइक वेरी श्योर क्या करना है, कैसे करना है। एक मतलब मैं नाटक से ज़्यादा प्रभावित हुई थी वहाँ की लड़कियों से। मुझे लगा था इतनी श्योर, इतनी कॉन्फिडेंट, इन्हें सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलती हैं, कैसे बैठती हैं। वो बैक गेट पर जाकर अगर सिगरेट भी पी रही हैं तो मैं बहुत ध्यान से देखती थी उन्हें कि कितनी अच्छी लग रही है। मतलब कि एक पैशन, एक है, श्योरिटी है, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे वो देखना और वो मेस्मराइज्ड होते हुए उनके साथ उठना बैठना काम करना। मतलब मुझे याद नहीं है कि उन 3 सालों में गर्मी की जब छुट्टियां पड़ती थी तो मैंने कोई ऑफ लिया हो। मैं गर्मी की छुट्टियों में भी आती थी। मेरा सैटरडे ऑफ होता था फर्स्ट ईयर में, लेकिन मैं कॉलेज आती थी क्योंकि अनुकृति की रिहर्सल्स होती थी। और अगर मैं सैटरडे को कॉलेज नहीं आऊँगी तो मेरे पेरेंट्स मुझे रिहर्सल्स के लिए भेजेंगे नहीं। तो मैं सुबह 8 बजे आती थी, 3 बजे तक बैठकर वेट करती थी, और 3 बजे अनुकृति की रिहर्सल शुरू होती थी और मैं रिहर्सल ज्वाइन करती थी जो 8-9 बजे तक चलती थी। तो मुझे वो बहुत अच्छे से टाइम याद है, क्योंकि आई थिंक मेरी ज़िंदगी में अगर किसी ने जो टर्निंग पॉइंट था वो अनुकृति का टाइम था। 2004 जब मैंने ज्वाइन किया। हम किताबें पढ़ते थे पहले, लेकिन इस नज़रिए से नहीं पढ़ते थे।
हमारे टाइम पे नाटक शुरू हुआ था बेचारा भगवान, और उसके बाद एक स्ट्रीट प्ले था जनता की अदालत में। हमने नाटक तैयार किया, सब लोग बहुत श्योर हैं, परफॉर्म करने के लिए गए, और IIT दिल्ली और MEMC पहले परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे इनमें से, और हम हार गए। मैंने पहली बार देखा लोग हार जाने पे रो रहे हैं। वो लड़कियां जिनको मैं इतना कॉन्फिडेंट समझती थी, इतनी श्योर हैं, वो रो रही हैं आंसू बहा बहा कर। और मुझे नहीं पता था वो क्यों रो रही हैं, क्योंकि मेरा उस तरह से अटैचमेंट नहीं था, बट मैं उन्हें देख रही हूँ कि वो रो रही हैं और सॉरी बोल रहे हैं एक दूसरे को। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, किसी का गला खराब हुआ है तो वो सॉरी। तो वो उतना पैशन देख के लगा कि ये सच में कोई बहुत सीरियस चीज़ है, और हमने उसे बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। फिर हमने वापस गर्मी की छुट्टियां हुई और डिसाइड किया गया शैल मैम के साथ मिलके कि हम दूसरे नाटक बनाएंगे, और तब बना कफन। उसके ऊपर नाटक बनाया गया था, और स्ट्रीट प्ले में एक दूसरा नाटक बना था अब तो बोल 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 के लबाजात हैं तेरे, बोल बोल की ज़बां अब तक में। आई थिंक आभा मैम को याद होगा, ये हमने बहुत साथ में बैठ के डिस्कशन करके बार बार, हम गर्मी की छुट्टियों में भी वो जो 2 महीने थे जब सारे लोग अपने घर चले जाते थे, कोई किसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और हम वहाँ बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं लगातार। फिर फुल लेंथ भी हुआ। मुझे फुल लेंथ हमारे टाइम पर हुआ था, सुशील बौटियाल सर ने डायरेक्ट किया था। सांच कहूँ तो प्रभाकर श्रोत्रिय जी का लिखा हुआ नाटक है, राजस्थानी में उन्होंने किया था। और मेरा एक छोटा सा, मेरे बॉयकट बाल थे तो मुझे विग दी गई थी एक लड़की का कैरेक्टर करने के लिए, और मेरा डायलॉग था कि सासू और ननद भी दांतों के बीच में ना जीभ जैसा रहना पड़ता है। बस ये इतना डायलॉग था पूरे नाटक में, और मैं ये रिहर्सल कर रही हूँ, मतलब 30 दिन 25 दिन बैठे हुए हैं, डांट खा रहे इतने से डायलॉग के लिए। और जब कॉस्ट्यूम आया तो मैं कॉस्ट्यूम जो रेंटेड कॉस्ट्यूम था, मतलब मुझे इतना मजा आता था वो करने में। मैं अपना कॉस्ट्यूम स्टिच कर रही हूँ, छोटे से सितारे लेकर आई थी मैंने कहा मैं पहली बार लड़की बन के स्टेज पे जाऊंगी ना, तो मुझे कुछ तो अलग करना है। तो पिंक कलर का दुपट्टा है और उसमें मैंने हल्के छोटे छोटे सितारे। तो मेरे डायरेक्टर जो सुशील बौटियाल थे वो बोलते थे तुम, अरे ये रेंटेड है, ये चली जाएगी वापस ना, इस पर टाइम मत वेस्ट करो। मैंने कहा सर 2 दिन तो मैं पहनूंगी ना, मैं कर लेती हूँ, मेरे पास है टाइम। तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई आई थिंक, और उसके बाद फिर 2nd ईयर, फिर 3rd ईयर चीज़ें बहुत तरह से बदली। कई बार लगा कि अब थिएटर छूट जाएगा, अब नहीं हो पाएगा किसी भी तरह से, ये मुझसे मेरे हाथों से फिसलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा होता था, और पता नहीं कैसे पकड़ लिया गया कि नहीं यही करना है, ऐसे ही किया जाए, कि वो अभी तक तुम्हारे हाथों में ही है। हाँ, मतलब मुझे लगा कि ये फीक, मतलब ये हल्का हो रहा है, लेकिन मुसीबतों ने और मुश्किलों ने उस रंग को और गाढ़ा किया, वो हल्का नहीं हो पाया, वो पता नहीं कैसे। तो ये तो एक साल दशक 10 दशक जो जर्नी थी अनुकृति की, वो हम लोगों के सामने आई। जैसे रिलीविंग मिरांडा पढ़ते हुए मुझे लगा कि शुरुआती दौर से ही जो यूनिवर्सिटी का माहौल था वो मेल डोमिनेटिंग, हरेसमेंट, ईव टीजिंग, ये तमाम चीज़ें 50 के दशक से ही यूनिवर्सिटी में थी। और लड़कियों के लिए नाटक करना, ख़ास तौर से जब आप नुक्कड़ नाटक, आपने भी कई नुक्कड़ नाटक किए, नुक्कड़ नाटकों को करना या लेट नाइट रुकना, तो इस सब को आपने कैसे मैनेज किया, या किस तरीके के आपके उस दौरान, अगर जब आप लोगों ने नुक्कड़ नाटकों को परफॉर्म कर रहे हैं आप बाहर जाकर अलग अलग जगहों पर, तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिले, क्या एक्सपीरियंस रहे, और थिएटर सोसाइटी ने आपको कैसे उस चीज़ों को कोप करने में या उससे जूझने में मदद की? मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने जो अपना थिएटर जो सीखा है, हमने जो अपना थिएटर सीखा है वो हमने स्कूल में सीखा है। स्कूल में वेद व्यास थे, उमा सहाय थी, तो हम लोगों ने एक तरह से वी हैड द बेस्ट टीचर्स। मिरांडा हाउस बहुत एलिटिस्ट मिरांडा हाउस था। हम लोगों ने ग्लास मेनाजरी, बर्नार्ड अल्बा, मोलियर, सारे ये जो इंग्लिश प्लेस जो थे ये एपेक्स पे थे। हम लोग एक तरह से एक गणेश, आपको याद है, हम बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल से आए थे। उस माहौल में हमें आइडेंटिफाई
करते थे हम नसीरुद्दीन शाह और मुजफ्फर अली के साथ। अमिताभ बच्चन जब हमारे आते थे और उनको मेरे अंकल ने इंट्रोड्यूस किया था साथ हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन को, उस वक्त करोड़ीमल कॉलेज में आपके कॉलेज में कोई ख़ास उनकी इतनी पहुंच नहीं थी। मेरे साथ तो वो एक नंबर 9 बस यूनिवर्सिटी स्पेशल्स शेयर करते थे। मिरांडा हाउस में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे कि एक लड़का एक रात को एक गिटार बजाता हुआ एक लड़की के कमरे में पकड़ा गया, उसके बाद वो मॉरिशस से था, वो एक्सपेल हो गया। एक लड़की को कॉफ़ी हाउस में थप्पड़ मार दिया। ये बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे। तो एक एलीट थिएटर होता था मिरांडा हाउस में। इतना ज़्यादा ये जो हिंदुस्तानी थिएटर, उर्दू हिंदी का थिएटर जो था हमारे ज़माने में, अनुराधा के ज़माने में ज़्यादा हो सकता है, मगर हमारे ज़माने में इतना नहीं था। बस वो एलीट एलीट एलीट। और हम एक तरह से, हम एक बहुत ही ऐसे स्कूल से आए थे कि जहाँ हमें हिंदी, उर्दू एंड ये हमारे सरिश्त में, हमारे खून में बसा हुआ था। तो अजीब सा लगता था मिरांडा हाउस में। जब मिस मिरांडा का कॉन्टेस्ट होता था तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि मिस मिरांडा का कॉन्टेस्ट हो रहा है। एक मेकअप का एक स्टैंड भी घर में सवाल ही नहीं होता था। एक ज़रा सा लिपस्टिक या आँखों में काजल वगैरह लगाना सवाल ही नहीं होता था। मगर ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ माहौल था। आप लोगों के ज़माने में मुख्तलिफ माहौल था, हमारे ज़माने में बिल्कुल बहुत एलिटिस्ट और बहुत अंग्रेज़, इंग्लिश डोमिनेटेड। मैंने भी सुना हुआ है कि पहले टीचर्स, जब हम लोग ज्वाइन किया तो हिंदी डिपार्टमेंट के टीचर्स बताते थे कि अगर कॉरिडोर में हिंदी सुनाई दे जाती थी तो लोगों के कान खड़े हो जाते थे कि कौन बोल रहा है। तो उस तरीके की चीज़ें, पर समय के साथ काफ़ी बदल गया है कि आज मुझे लगता है कि एरियल्स, इंग्लिश थिएटर भी होता है और एरियल्स, उसकी सोसाइटी का नाम एरियल्स है, पर अनुकृति के प्ले का इंतज़ार और फुल लेंथ प्ले का इंतज़ार जिस तरह से कॉलेज फैकल्टी, कॉलेज के स्टूडेंट्स करते हैं और जिस तरह से हॉल पूरा भरा रहता है, क्रेजी है आज की डेट में भी। तो वो समय के साथ वो धीरे धीरे वो बदला है माहौल, और हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी ने अपनी एक पुख्ता पहचान बनाई है। तो आज तो बल्कि बिल्कुल कहना चाहिए कि रिवर्स हो गया है उस तरह से, ड्रामेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैम, आपके समय में अनुराधा जी, आप लोगों ने भी काफ़ी नुक्कड़ नाटक किए, चाहे कॉलेज के बाहर उस तरह से किए, लेकिन उसमें कॉलेज की जो भी आपकी लेगेसी थी आपके साथ, उस समय के माहौल को। मेरा ख्याल है मैंने जो नुक्कड़ नाटक की वो 79 में थे। तो मेरे टाइम में जो उस वक्त स्ट्रीट थिएटर इतनी मेजर एक्टिविटी नहीं थी। मुझे 1971 का जो मेजर एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस नहीं बट एक इनफॉर्मल परफॉर्मेंस याद है, वो इंडिया 1971 करके था। We were devised by all students, मतलब it was not St. Stephen's but it was many students together. तो वो एक बिल्कुल सीधा पॉलिटिकल नाटक था। पर जिस किस्म से अब स्ट्रीट थिएटर एक तरह से एक मेजर फॉर्म है यूनिवर्सिटी का, वो मुझे याद नहीं उस टाइम। पर मुझे ये याद है कि एटलीस्ट मुझे लगता है जो हम लोग सारे कॉलीग्स थे, माया, माई सेल्फ, मेनी ऑफ अस, आयशा, हेबले, ये सेंस के प्रोसीनियम में हम किसी तरह से फिक्स होते जा रहे हैं, उसको ओपन आउट करना है, ये थॉट्स थे। बट स्ट्रीट थिएटर उस वक्त मिरांडा हाउस की चैनल से हम नहीं पहुँचे, हम विमेंस मूवमेंट की चैनल से पहुँचे थे 1979 में। पर मैं एक डिटेल ऐड करना चाहती हूँ, वो ये थी कि जो मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रोसीनियम में या क्लोज्ड ऑडिटोरियम में उसके बारे में सोचना, तो वो एक और प्ले, पर वो इंग्लिश में था, सेंट जॉन ऑफ द स्टॉकयार्ड्स, अगेन ब्रेख्ट। पर मैं ये उस वक्त में, पहले भी मैंने कहा था, उस वक्त 2 सोसाइटीज़ हैं और वो अलग अलग काम करती हैं, ऐसा ख्याल नहीं था मुझे। तो वो कोई ऐसा टाइम था जो कि मेरा ख्याल है
दोनों सोसाइटीज़ में या दोनों ही इनएक्टिव थे, मुझे ये याद नहीं, पर मुझे इंग्लिश थिएटर में सिर्फ मिरांडा हाउस में शेक्सपियर, मॉडर्न प्ले एक था, डॉल्स हाउस, डायरेक्टेड बाय बैरी जॉन, दैट वाज द वन आई रिमेंबर। नहीं, जो मेरे पास जो जानकारी है इस बुक में, वो आई थिंक डॉल्स हाउस फ्रैंक ठाकुर दास के साथ कमला सांघी जी ने डायरेक्ट किया। 69 में नहीं, वो 7 हाँ, में ही देखकर बता हाँ, पाऊंगी। हाँ, वो 69-70 में बैरी जॉन ने किया था। अच्छा। इन मिरांडा हाउस, डॉल्स हाउस। यहाँ पर 62 में है, यहाँ पर 62 में है, जो फ्रैंक ठाकुर दास के साथ किया मैम ने। Well, if I might come, I think there was Kirti, because it was the time of the Naxalbari movement. The India 1971 was a play about that. And it was touring all the colleges. And it had, I don't think it had many, मतलब हमारे उस वक्त मिरांडा हाउस में उसमें से कौन था ये मुझे याद नहीं, पर बहुत सारे ऐसे यंग स्टूडेंट्स थे जो कि very directly connected with the Naxal movement at that time. तो काफ़ी पॉलिटिकल सेंस कि ये सब कुछ हो रहा है आपके आसपास, वो था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्रेख्ट को चूज़ करने का रीज़न भी शायद वो रहा हो। मुझे ये एक दूसरे से लाइट कनेक्शंस हैं, पर हैं। श्रद्धा और आपने शायद उतना नुक्कड़ नाटक नहीं। हाँ, हमारे टाइम तक नुक्कड़ नाटक बहुत एक्टिव था, बिकॉज और जन नाट्य मंच के नुक्कड़ नाटक हम लोग काफ़ी कर रहे थे। और उस समय ग्लोबलाइजेशन और इन सारे इश्यूज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे काफ़ी सारी चीज़ें, एंड विमेन सेफ्टी, आई थिंक ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे मेरे 3 इयर्स में जब हम लोगों ने प्लेस किया। और उस समय आई थिंक पीक पे था नुक्कड़ नाटक। एंड उसी समय पहली बार हम लोगों ने भारत रंग महोत्सव में भी ओपन किया था। बाद में आई थिंक अब सारे कॉलेजेस करते हैं, बट पहला जो नुक्कड़ नाटक शुरुआत हमने किया था भारत रंग महोत्सव में मिरांडा हाउस से ही किया था हमने। तो हम जो पहला भारत रंग महोत्सव हुआ था उसमें आपने मतलब मिरांडा से वो ओपनिंग हुई थी नुक्कड़ नाटकों की। सो हमने नई सदी की नई गुलामी नहीं कबूल करके एक प्ले किया था। हाँ, जन नाट्य मंच के प्ले का। नहीं, वो जैसे वन एक्ट हमारा लाजी जो हुआ आई थिंक आभा के समय में 2006 में हुआ, तो लाजी भी वो मायोस्ट मूवमेंट और उस सत्य घटना पर वो आधारित था। तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई थिंक मिरांडियंस में काफ़ी है, और नाटक उससे जुड़कर ही हम लोग जो चूज करते हैं विमेन इश्यूज और पॉलिटिकल, मतलब डायरेक्ट ना भी हो तो इनडायरेक्टली वो कॉन्शियसनेस है। तो बहुत एक 2004 में भी हमने प्ले बनाया था जनता की अदालत में, जहाँ पर इस तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं और फिर नाटक आगे बढ़ता है। लेकिन क्योंकि शायद उस समय तक मोटिव ये हुआ करता था कि हम परफॉर्म करने जाएं, तो वहाँ अवेयरनेस की जगह दिमाग में ये रहता था कि हम जीतेंगे या नहीं, क्योंकि एक लेगेसी, हर जगह हम जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और मिरांडा को फर्स्ट प्राइज मिलता है, अनुकृति फर्स्ट आता है। तो इसीलिए शायद ये वापस से इसको रीथिंक किया गया और नया नाटक बनाया गया अब तो बोल। और उसके बाद 2005 में भी हमने फिर से ये कोशिश की, आगाज़ जब हमने नाटक लिखा था, और उसके पीछे भी सोच यही थी कि क्योंकि कम्युनल राइट्स के ऊपर वो नाटक था, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया गया और फिर उस साल ना करके अगले साल हमने फिर एक विमेंस इशू के ऊपर नाटक किया था। तो वी वर अवेयर, वी वर वोकल अबाउट इट, बट मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस वी वर थिंकिंग कि नहीं ठीक है, वापस उस टॉपिक पर आते हैं जिस पे हम हमारा पकड़ या हमारी स्ट्रॉन्ग एक होल्ड है। तो शायद वापस हम इसलिए आए थे, पर हमने कोशिश की थी 2 साल लगातार। अब अगला सवाल मेरा आपसे कि आप हिमा जी हमारे साथ एज ए स्टूडेंट के, तो आप बताओ स्टूडेंट आपने एक्टिंग भी की, उसके बाद आपने कॉलेज के लिए 3 या 4 नाटक डायरेक्ट भी किए, 5 नाटक डायरेक्ट भी किए। तो जब आप स्टूडेंट थी तब आप अनअवेयर थी कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन जब आप डायरेक्टर के तौर पर जुड़ी तो कॉलेज की सोसाइटी और उससे जुड़े हुए टीचर्स किस तरह से काम कर रहे थे, या आपको क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो किस तरीके की परेशानियां आपको लगा कि ये कमियां हैं या ये परेशानियां हैं, तो उसके बारे में। देखिए, जब मैंने
नाटक करना, डायरेक्ट करना शुरू किया था, तो सबसे पहला नाटक मैंने जस्मा ओढ़न किया था। और जैसा कि कीर्ति मैम ने भी कहा कि कुछ पॉलिटिकल कुछ भी संबंध हो, ज़रूरी नहीं कि वो नुक्कड़ नाटक हो। तो मैंने नुक्कड़ नाटक तो नहीं किए, लेकिन वो जितने भी नाटक किए मैंने 5, उसमें एक चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो ये थी कि उसमें स्त्री स्वर बहुत मुखर था, और नहीं था तो उसको बनाया गया था, उसको रीराइट किया गया था। जैसे मैंने खूबसूरत बला और ख्वाबे हस्ती नाटक किया था, तो खूबसूरत बला एज इट इज़ नहीं किया गया था, उसमें 3 नए सीन्स लिखे गए थे जो कि वागीश कुमार सिंह जी ने लिखे थे, और वो उसको बहुत कंटेम्प्रेरी बना देता है कि आज एक पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल को जब आप लोगों के सामने करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं, एक्टर ओरिएंटेड है, बहुत कुछ है, भाषा है, शब्द है, कविता है, पर वो क्या कहना चाहता है उसमें हमेशा ये होता था यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं कि बदी जो है वो नेकी पर लड़ाई झगड़ा करती है और नेकी की जीत होती है। तो उसमें 3 नए सीन्स लिखे गए थे, जिसमें बदी बाद में आके कहती है कि मैं समझ गई हूँ, तुम चाहे जो कुछ भी करो, मैं वापस आऊँगी और मैं खूबसूरत बनकर आऊँगी, मैं खूबसूरत बला बनकर आऊँगी और तुम लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट होगे, और तब मैं तुम्हें बताऊँगी कि क्या होता है। मतलब जो खूबसूरती है वो नशा है, शराब पीना है, मतलब जो भी है उससे बहुत अट्रैक्शन होता है, सब उम्र के लोगों के लिए उसमें अट्रैक्शन होता है। तो वो उसको आते वो कहते नेकी का फल देर में फलता है और बदी का गुल एक पल में खिलता है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करके उसमें 3 जोड़े थे। जस्मा ओढ़न में इसलिए किया गया था कि और उसमें बहुत ह्यूज कास्ट थी, तो सबसे पहली मैंने जितने भी नाटक किए वो प्रोसीनियन थे और ह्यूज कास्ट थी, और उन सबको संभालना एक बहुत बड़ी कवायद थी, और उसमें हमारी शैल मैम वगैरह बहुत ध्यान रखती थी, पर उनको डिसिप्लिन करना, और ऐसा नहीं होता था कि सब कुछ बहुत अच्छा होता था या सब कुछ बहुत अच्छे से बीत जाता था। बहुत पॉलिटिक्स होती थी। मुझे याद है जब मैं खूबसूरत बला कर रही थी तो एक ग्रुप लड़कियों का था जो बहुत बुरी तरह से पॉलिटिक्स कर रहा था, उनकी आपस में कुछ लड़ाई थी, हमसे उसका कोई संबंध नहीं था, और उसमें काफ़ी लोग थे, और मुझे बार बार आके कान में कहा जाता था ये वो। मैंने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सीधे नाटक करूँगी। इस तरह की जो एक औरतों के बारे में बात करना, जेंडर के बारे में बात करना, मैं एक अपना रिसेंट 2021 में जो मैंने वर्चुअल प्रोडक्शन किया है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। रेणु जी ने बहुत कहा कि हम उसकी लेगेसी को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप करिए। मैं रिटायर हो चुकी थी स्कूल से। मैंने कहा, तब मैंने उनको एक आइडिया दिया कि हम कुछ कविताओं की प्रस्तुति कर सकते हैं, और वो कविताएं कुछ लड़कियां जो हैं बहुत इंटरेस्टेड थी इसको करने में, तो जो कविताएं चुनी गई वो अनामिका, नर्मला पुतुल, सरेशा दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, इस तरह के बहुत कंटेम्प्रेरी राइटर जो कवि हैं उनकी कविताएं ली गई। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, और स्त्री का एकांत, तो एक उसको हमने बनाया, और उसमें हम वर्चुअल काम करते थे, उनको बार बार बताना। उन्होंने उसकी लाइटिंग, कुछ लोगों ने अपने आप बाहर अपना ओपन एयर चुना, किसी ने घर का कमरा चुना, तो वो एक बहुत अलग तरह का किस्म का काम था, जिसमें हम रोज़ बताते थे, आप भी बताती थी बीच बीच में करती थी, और उन्होंने खुद अपना मेकअप किया, खुद अपना स्पेस चुना, एम्बियंस खुद बनाया अपना, जिसको कहते हैं ना स्पेस। एक अलग तरीके का वो बहुत एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, पर उसमें क्योंकि वो एक
एक अजीब स्थिति में भी अनुकृति काम करता रहा और उसमें बहुत पॉलिटिकल मैसेज था उन कविताओं में, और उन्होंने चुना उसको। और एक 1957 के बारे में कहना चाहती हूँ कि 1857 गदर के बारे में बहुत सारे नाटक लिखे जा रहे थे, और अर्चना जी ने बागी जी का एक नाटक देखा, प्रेम कथा पंचतंत्र थे हिंदू कॉलेज में, तो उन्हें वो बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप ख़ास तौर से हमारे लिए एक नाटक लिखिए। तो गदर दास्तान एक शहजादी की। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल राइट होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि पुरुषों का बहुत बड़ा स्वामित्व होता है, तो उसमें शहजादी को ध्यान में रखते हुए पूरा नाटक लिखा गया, बहुत रिसर्च की गई, सब चीज़ों को हिस्टोरिकल था तो उस ढंग से बनाया गया। और उसमें मेन रोल करने वाली सहर यहाँ हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो प्रियंका जी भी हैं और श्रद्धा भी हैं जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से कुछ पॉलिटिकल भी बातें करी गई, क्योंकि नाटक करने का मतलब सिर्फ नाटक करना ही नहीं होता, उसके थ्रू कुछ मैसेज कर देना होता है। और मैंने पहली बार ख्वाबे हस्ती और खूबसूरत बला में शेर पूरा होता हुआ सुना, मतलब पूरी ऑडियंस ने शेर पूरा किया और उसको बुद्धिजीवी लोग भी देख रहे थे। कृष्ण कुमार जो कि एक बहुत फेमस हस्ती हैं, वो थे उसमें, और शैल मैम ने ख्वाबे हस्ती को रीराइट किया, क्योंकि वो एंड में सारा कुछ आदमी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इसको इस तरह से बनाएंगे कि लड़कियां इसमें मेन बने। साजिदा जी को, हाँ सईदा जी। ये आखिर में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो संस्था है उसके लिए बस मैं एक शेर पढ़ के जाना चाहती हूँ कि सैर की खूब चुने फूल बहुत शाद रहे, बाग़बां जाते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा, लेकिन मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी अमिताभ बच्चन से। कॉलेज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो विलिंगडन क्रेसेंट पे रहता था, तो यूनिवर्सिटी स्पेशल जो बस थी, सईदा पहले जाके वह खड़ी हो जाती थी कि वो बस में चढ़े, तब ये उस बस में चढ़ती थी। और आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं थिएटर 1960 से कर रहा था, और कुछ साल बाद अमिताभ मेरे प्लेस देखता ही था नेचुरली, क्योंकि अच्छा ही दोस्ती थी। तो वो आया मेरे पास और मेरे से कहा कि गणेश, मैं प्ले में एक्ट करना चाहता हूँ। ये शायद तुम्हें नहीं पता। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो जिस ग्रुप में हूँ उस ग्रुप में हम आउटसाइडर्स नहीं लेते, बिकॉज हमारा मॉडर्न स्कूल का ओल्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप था, तो हम उसमें सिर्फ मॉडर्नाइट्स ही पार्टिसिपेट करते थे, ओल्ड स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा कि भाई हम तो तुझे रोल दे नहीं सकते। तो बोला मैं क्या करूं, मैं तो एक्ट करना चाहता हूं। मैंने कहा तू करोड़ीमल कॉलेज में है, वहाँ थिएटर के इतने बड़ी शख्सियत है फ्रैंक ठाकुरदास साहब, तो तू उनसे क्यों नहीं जाके कहता। तो वो फ्रैंक साहब के पास गया, तो फ्रैंक साहब ने कहा कि भाई ठीक है, एक इंग्लिश का प्ले उठाया। भल्ला साहब हमारे कॉलेज में थे, मिस्टर एच.आर. भल्ला या क्या नाम था, इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उन्होंने और फ्रैंक साहब ने वो मिल के वो प्ले हिंदी में करा,
और उसमें अमिताभ ने एक्ट किया, और उसमें मेन रोल पता है किसने किया था? मीरा ने, मीरा कुकरेजा। तो वो उसने पहला थिएटर दिल्ली में एंटिगनी प्ले जो था वो उसमें उसने एक्ट किया, और वो उसके बाद फिर वो चला गया कैलकाटा, फिर वो वहाँ से आता था तब मुझे मिलता था। इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, बस मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा जैसे मैम ने जी ने बात की कि सोसाइटी में कंपटीशन भी होता है, एक तरह के का प्रतिद्वंदिता भी रहती है, जेलसी भी रहती है, पॉलिटिक्स भी रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि कभी इसने सोसाइटी को कहीं डैमेज किया हो, या सोसाइटी में कहीं फ्रैक्शन आया हो आप लोगों के, या उससे मतलब कहीं आपको लगा कि सोसाइटी जो एक अभी एकजुट होकर चल रही है वो कहीं ना कहीं उसमें बिखराव आ रहा है? में अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने? एक्चुअली हर एरा में आई थिंक कुछ ना कुछ तो था। कहीं पे एलिटिज्म इशू था, कहीं पे लैंग्वेज इशू था। हमारे टाइम पे आई डोंट नो अबाउट यू, बट लैंग्वेज बैरियर मुझे लगता है तब तक खत्म हो चुका था। कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं, इट वाज मोर अबाउट थिएटर, प्ले, और सारे डिफरेंट कोर्सेज से लड़कियां थी। तो लैंग्वेज वाज नॉट द बैरियर एट ऑल। हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे हॉस्टलर और डे स्कॉलर का था ये। अब क्योंकि हॉस्टलर्स का अपना ग्रुप था और डे स्कॉलर्स कम थी, बट अभी रेणु मैम ने बताया कि अभी डे स्कॉलर्स ज़्यादा हैं और हॉस्टलर्स कम हैं। और हमारे टाइम पे आई थिंक रेयरली 1 या 2 डे स्कॉलर्स होती थी, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता था प्ले के लिए, और हम सब 7:30 गेट बंद होने के बाद जो हमारा 7:30 हॉस्टल का गोल्डन आवर था उसके बाद फिर हमें कुछ तो चाहिए एंटरटेनमेंट, तो हम लोग 7:30 के बाद रात 11-12 बजे तक प्ले रिहर्सल करते थे। सो वो डिवाइड मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और मैं प्रेसिडेंट थी, तो मैं अगर 1-2 इंक्लूड करना चाहती थी लोगों को, तो उस पर मेरे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आता था कि आप क्यों डे स्कॉलर्स को, वो मेरे बैच की एक बैठी है आज ही सुबह मुझे याद करा रही थी कि तुमने उसको अभी तक दिमाग में कि क्यों रखा। सो आई थिंक वो डिवाइड मेरे समय तक था। कभी प्लेस के सिलेक्शन को लेकर आपस में कुछ क्लैशेस? यस, हमेशा। तो एक कुछ लोग हम लोग थे, हमें एक्सपेरिमेंटल थिएटर का बहुत शौक था, और हमें हमेशा लगता था कि KMC काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थिएटर कर रहा है, और हम लोग हमेशा बहुत ही पुराने फॉर्मेट्स वाले प्ले कर रहे हैं। तो एक ग्रुप था जिसे वो करना था, और दूसरे ग्रुप को वो सारे प्लेस करने थे जो ऑलरेडी हम कर रहे थे। तो वो एक डिबेट हमेशा रहता था। यस। तो कौन जीतता था? आई थिंक हमने मिक्स करना शुरू कर दिया था। जैसे हम लोगों ने स्ट्रीट प्ले में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, 1 एक्ट में करना शुरू कर दिया, फुल लेंथ हम लोग क्लासिकल स्ट्रक्चर प्ले ही हमेशा करते थे। बट ठीक है, बट हमने जितने सारे डिफरेंट जॉनर से एक्सपेरिमेंट किया, आई थिंक वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। बट धीरे धीरे आई थिंक 90s का वो टाइम था, हम लोगों ने मिक्स करना काफ़ी शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय तक हम लोग स्ट्रीट थिएटर भी कर रहे थे, 1 एक्ट भी कर रहे थे, और फुल लेंथ भी कर रहे थे। आई थिंक मुझे लगता है उस समय तक DU सर्किट भी काफ़ी एक्टिव हो चुका था। DU सर्किट भी काफ़ी एक्टिव हो चुका था, और आई थिंक बहुत कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट था हमारे टाइम तक। इवन अगर हम लोग बाहर किसी और कॉलेज के अगर बॉयज़ थे जो प्ले करने आ रहे थे, तो आई थिंक द होल एनवायरनमेंट वाज वेरी कोलैबोरेटिव, नॉट कॉम्पिटिटिव। इनफैक्ट अभी भी मैं मुंबई में हूँ, इतने सारे डिफरेंट कॉलेजेस के और सोसाइटीज़ के लोग हैं, स्टीफेंस के, प्लेयर्स के। एंड में वो पॉटपूरी जो है सब हम लोग साथी हैं वहाँ पर। देन वी ऑल बिकम DU। वी आर नॉट प्लेयर्स और अनुकृति, वी ऑल आर DU people. For campus theatre, I think the crucial thing is that since it's at a very formative stage,
what is the impact it has had on the rest of your life? I mean, the kind of work that you've done later, not necessarily in theatre, but अगर कोई असर पड़ा है तो वो किस किस्म का असर है, और मतलब क्या थिएटर को आप एट्रीब्यूट करेंगे आप लोग या किसको? सो सबकी अपनी जर्नी रही है. कुछ लोग बिल्कुल ही करियर वाइज या लाइफ के जर्नी में बहुत डिफरेंट फील्ड में चले गए. कुछ लोग मेरी तरह है. मैं एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हेड करती हूँ और स्क्रीन राइटिंग मैंने काफ़ी सारा किया है मुंबई में. तो एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि जो थिएटर कोर रहा है सबके लिए, और डीयू में कैंपस थिएटर जो था हमारे टाइम तक खास करके, बिकॉज हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेटिव रहे हैं. तो अभी भी मुंबई में भी जो पूरा सर्किट है, जो सर्कल है, जैसे मैंने कहा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ज़्यादा है. तो हम लोग एक दूसरे को हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सब ने कभी एज अ कॉम्पिटिटर काम किया है बट अभी एज अ कोलैबोरेटर हैं, बिकॉज सबका सब कोई जुड़े हुए एक दूसरे से वहाँ पे. तो वो है. तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी लाइफ तो 360 डिग्री टर्न ले चुकी थी यहाँ आ जाने के बाद. मेरे आज भी जब मुझसे कोई पूछता है कि थिएटर ने क्या किया तुम्हारे लिए, तो मुझे लगता है कि मेरे घर का डेडलाइन 5 बजे था. मैं 5 बजे कांपती थी कि मुझे घर पहुँचना है. आज मैं दिल्ली के बाहर भी चली जाती हूँ और मैं फ़ोन करके बोलती हूँ मैं 2 दिन बाद आऊँगी, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम है. तो ये जो लिबर्टी, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये अपनी बात कहने की और अपने ऊपर एक इख्तियार रखने की, ये शायद मुझे थिएटर से मिला है. ये किसी और चीज़ से नहीं आ सकता था. और वो थिएटर जो मैंने अनुकृति में शुरू किया, आई थिंक इससे पहले एक बात हो रही थी कि ईव टीजिंग और इसके साथ कैसे हैंडल किया. मुझे आज भी याद है कॉलेज फर्स्ट ईयर से जब फुल लेंथ होता था तो हम रात को 2 बजे पोस्टर्स लगाने जाते थे. पहले ऐसा होता था कि लड़कों को भेजा जाता था, लेकिन हमसे कुछ बैच पहले से ऐसा होने लगा कि लड़कियां ही जाकर लगाएंगी और हमें कोई डर नहीं लगता था ये काम है, ये करना है. अगर लाइट भी ऊपर जाकर ठीक करनी है तो वो एक सीढ़ी होती थी, उस पर हम चढ़ते थे और उस लाइट को ठीक करते थे. तो हम लाइट्स भी हैंडल कर रहे थे, हम पोस्टर्स भी लगा रहे थे. मतलब 2004 की बात मैं बता रही हूँ, जब हमारे पास मैप्स नहीं होते थे, कैब्स नहीं होती थी, मेट्रो नहीं हुआ करती थी उस समय. हम दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट से मैं नोएडा के दैनिक जागरण के ऑफिस में जाया करती थी और वहाँ से जो ब्रोशर प्रिंट करके दिए जाते थे वो लेकर आती थी. और क्योंकि वो इतना दूर होता था, शायद फ्लाईओवर्स नहीं थे या मैं शायद कभी उस तरह से गई नहीं थी, तो मुझे वो बहुत दूर लगता था. और खौफ इतना होता था कि फ़ोन पे ना ऐसे उठा के नकली में, मतलब कोई है नहीं, हाँ बस मैं पहुँच रही हूँ, हाँ थोड़ी देर में, हाँ मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते थे. हाँ मतलब ऐसे प्रिटेंड करते थे कि कोई है हमारे साथ फ़ोन पे, क्योंकि वो डर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है पर वो डर हमें खुद लगता था क्योंकि हम उतने नहीं निकले थे. तो आई थिंक इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस लेकर कि उस समय कंसेशन फॉर्म हुआ करता था जो रेलवे आपको दिया करती थी जब आप परफॉर्म करने जाते हैं. तो वहाँ रेलवे अथॉरिटी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ डील करना, वो फॉर्म भरवाएंगे आपसे, ये मैंने लाइफ में कभी किया ही नहीं था. मतलब मैंने ट्रेन नहीं देखी थी उससे पहले. अभी कभी गए हैं तो शायद पेरेंट्स के साथ कभी गए होंगे छोटे में, लेकिन मैं मेरे फ्रंट गेट पे मेरे घर से कोई मुझे पिक करने आता था और मैं उन्हें बिना बताए बैक गेट से निकलती थी, पूरी दिल्ली घूम के वापस आती थी और फ्रंट गेट पे आके बोलती थी कि मेरी क्लास चल रही थी, अभी मैं आ गई हूँ. उनको सेकेंड और थर्ड ईयर में जाके पता लगा कि मैं ऐसे ट्रैवल कर रही थी और मुझे मालूम है कैसे निकला जाता है और क्या किया जाता है. तो आई थिंक वो ये कॉन्फिडेंस, ये ज़मीन, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्टिविटी, ये करके देखो, ये करके देखो, ये करके देखो. और जब ऐसा लगा कि हाँ ये हैंडल करना आ रहा है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ऐसे बताया जा रहा था या उतना डरावना नहीं है जैसे लग रहा था, तो फिर चीज़ें आसान होती गई. फिर आपको लगा कि हाँ ठीक है. और अपने बाद मुझे पहली बार त्रिपुरारी मैम मुझे दिल्ली के बाहर, कॉलेज के बाद पहली बार दिल्ली के बाहर एक प्ले करने के लिए ले गई थी. तब मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी कि मैं साथ में ट्रैवल करूँगी. और अब मेरे साथ ऐसे बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को ना जाने नहीं देंगे. तो मैं कहती हूँ इसको तो मैं पक्का लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई लेके गया था एंड नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये एक्सपीरियंस इसको दे सकूँ कि लगता कैसा है. हो सकता है कभी किसी दिन कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो, लेकिन हर दिन नहीं होता.
तो करके देख, शायद मज़ा आ जाए। तो ऐसे मैंने बहुत लोगों के साथ किया कि फिर उनको वो एक्सपीरियंस दिया और उनको थिएटर कराना शुरू किया। अनुराधा जी और हेमा जी और प्रियंका तीनों ने थिएटर को अपना करियर ही बनाया है, तो कहीं ना कहीं थिएटर का उसमें कंट्रीब्यूशन, अगर आप भी इसका कुछ कहना चाहें। मैं सोच रही थी जब सबको सुन रही थी, तो मुझे पहला तो ये याद है कि अगर कैंपस थिएटर में हिस्सा ना लिया होता तो एक कॉन्फिडेंस कि आप टेक्स्ट को पढ़ के उस पर काम कर सकते हैं, वो कैंपस थिएटर में ही आया। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं उसी टाइम फर्स्ट ईयर में मुझे मौका मिला कि मैं ओम शिवपुरी जी के साथ काम कर सकूं और देशांतर के साथ जुड़ सकूं। तो कुछ कॉन्फिडेंस देशांतर में जाने का और देशांतर से मिरांडा हाउस में काम करने का, वो दोनों का बहुत टाइट रिलेशनशिप है। और अगर मुझे मिरांडा हाउस में ये अपॉर्चुनिटी न मिलती तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये सोच सकती कि खुद काम किया जा सकता है। और जो दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जो एक्चुअली पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रही है, वो है कोलैबोरेशन में काम करना। क्योंकि हम एक जैसे माया राव और मैंने बहुत बहुत साल इकट्ठा काम किया और उसकी शुरुआत मिरांडा हाउस में हुई। तो दो चीज़ें मुझे लगती हैं कि एक कि ये कॉन्फिडेंस कि आप थिएटर कर सकते हैं, आपके पास स्पेस है, आपके पास बातचीत करने की जगह है, डिस्कशन करने की जगह है, वो मिरांडा हाउस के कैंपस थिएटर से मिली। और दूसरी चीज़ कि आप मिल के काम करते हैं। तो मुझे एक्चुअली जो भी अंदर की थिएटर की टेंशन्स हैं वो कम याद है। मैंने आपसे वही कहा था, मुझे ये याद है कि एक चीज़ अगर आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो आपको ये मिरांडा हाउस देता था कि आप कर सकते हैं, आप उसको मटीरियलाइज कर सकते हैं। मैं एक चीज़ के बारे में कहना चाहूँगी, मेरी एक्सपीरियंस भी थोड़ा एलिटिज़म का है, इसीलिए आई थिंक कि हमने हिंदी थिएटर करने का प्रोजेक्ट उठाया। आई वॉज इन इंग्लिश ऑनर्स, तो मेरा रिलेशनशिप इंग्लिश ऑनर्स से बिल्कुल नहीं था। तो एक तरह से बहुत सारी चीज़ें ये सीखने को मिली कि आप कैंपस में आप किस तरह से काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है कैंपस थिएटर से ही आया। देखिए, सीधे मैं मिरांडा हाउस से सीधे मैं NSD चली आई थी और NSD से ट्रेनिंग के बाद मैं रेपेट्री में 10 साल रही। तो वहाँ मैंने जितने भी नाटक किए और एक बार मुझे एक मौका मिला था कि मैं एक नाटक डायरेक्ट करूँ। तो मैंने कविताओं का एक प्रोग्राम किया था, मैत्री शरण गुप्त की कविताएं थी, तो उसमें सिलेक्शन मुझ पर था। तो मैंने ऐसी कविताएं चुनी थी जैसे यशोधरा साकेत में कहती है कि सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। तो स्त्री स्वर जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने उसको रेखांकित करने की कोशिश की। NSD में भी कीर्ति जी और अनुराधा जी हमारी डायरेक्टर रही हैं और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। पारसी शैली के का मैं हर साल एक सीन वर्क करती थी। उसमें जो भी नाटक थे, जैसे यहूदी की लड़की है, उसमें लड़की विद्रोह करती है, तो उसका जो विद्रोह के स्वर हैं उनको बहुत रेखांकित करने की कोशिश की। पॉलिटिकल मैसेज था उसमें कि आप इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकते हैं किसी कर के ऊपर भी, और एक विद्रोह की आवाज़ तो उठेगी ही। और बाहर भी मैं बहुत सारे मेरे पिता रघुवीर सहाय बहुत पॉलिटिकली अवेयर कविताएं लिखते थे और उनकी कविताओं का एक पूरा मंचन किया मैंने श्री राम सेंटर में, विनाश के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। तो इस तरह की बहुत सारी जितनी भी जब भी मुझे मौके मिले तो मैंने वो किया है। और NSD में फर्स्ट ईयर्स के साथ मैं कविताओं पर कार्यक्रम किया करती थी, तो उसमें उन कविताओं का जो चयन होता था वो बहुत उसमें तेवर होता था और बहुत नए कवि होते थे उसमें,
और उसको करने की कोशिश करते थे। एक तरह से जहाँ भी मौका मिलता था हम उसको करते थे। ख्वाब हस्ती में भी जो अब्बासी जो आपने रोल किया था, वो अंत में ख़राब मृत्यु पाती है और उसका पूरा एक अब शैल जी ने जो लिखा है वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर अंत उसका बहुत फ़र्क कर दिया था उन्होंने उसको, कि तो जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ किया, और बस यही याद आता है। थिएटर से आप कैसे? देखिए, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत समय काम कर रहे थे, बहुत लंबा समय मैंने बिताया डायरेक्शन में, तो उनके साथ जब काम करते थे तो आप बहुत तरह चीज़ों के साथ एडजस्ट करते हैं। बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी कास्ट होती है, उसको संभालना होता है, उसमें उनको किस तरह से समझाया जाए, कोलैबोरेट किया जाए, कैसे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि वो अच्छा काम करें। जस्ट मॉडर्न में पूरा एक नृत्य का दृश्य था जो लड़कियों ने खुद कोरियोग्राफ किया था, और एडजस्ट करना, अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है नाटक में, क्योंकि आप डिफरेंट स्टाइल्स में काम जब करते हैं तब आप अडेप्ट करते हैं। और जब आप अनुकृति के साथ काम कर रहे थे तो एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर दोनों जगह पर आप, आज ये स्थिति नहीं है, आज लड़कियों ने दंगा कर दिया, ये हो गया, तो उसको आप अडेप्ट करते हैं, उसको आप समझते हैं, और स्क्रिप्ट राइटिंग में भी किस तरीके से आप चीज़ों को डालते हैं ये भी समझ में आया। तो ये अनुकृति का एक बहुत बड़ा मुझ पर एहसान है। मैं उसको बहुत सम्मान देती हूँ कि मैं इतनी अच्छी नाट्य संस्था के साथ जुड़ी जिसने मुझे एक दिशा दी, और मैं आज तक थिएटर कर रही हूँ। थिएटर में फाइनेंस को लेके कुछ पूछने एक बार बस, कि किस तरह से फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया आप लोगों ने अपने टाइम में? कहीं कहीं कुछ का तो मुझे मालूम है कि साहित्य कला परिषद और हमारे टाइम में हमारे ग्रुप में एक लड़की थी, तो उसको हम लकी मास्कट मानते थे, उसको हम स्पॉन्सरशिप के लिए रखा था हमने। तो वो बहुत ख़राब थी एक्टिंग में, लेकिन सिर्फ उसके एंथुजियाज़म के लिए हमने उसको रखा था, और उसे मना था कि जब हम कोरस में गाना भी गा रहे हो तो गाना मत, क्योंकि उसके बगल वाले का सुर ख़राब हो जाता था। तो हमने उसको रखा था कि सारे स्पॉन्सरशिप्स वो लाएगी, एंड शी वॉज़ वेरी गुड। आज वो CEO है लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी में, तो आई थिंक उसकी भी शुरुआत वहीं से हुई होगी। तो साहित्य कला अकादमी, शीला दीक्षित मैम भी एलुमनाई थी मिरांडा हाउस की, तो मेरे टाइम पे उन्होंने भी काफ़ी इनकरेज किया हमें। वो हर बार हमें हर प्ले के लिए स्पॉन्सरशिप दिया करती थी। साहित्य कला परिषद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हमेशा डायरेक्टर्स आते थे फुल लेंथ प्ले के लिए। जो भी हमें वर्कशॉप, जब हमने थिएटर फेस्टिवल किया तो वर्कशॉप के लिए हमें जो भी प्ले राइटर्स, डायरेक्टर्स चाहिए, हमेशा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ये किया। तो हमारे टीम में ही जब आप कह रही थी कैंपस ने कैसे सिखाया, तो आई थिंक वो टीम बिल्डिंग वहीं शुरू हो जाती है। ज़िंदगी में भी आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, बट आपके पास हर तरह के लोग हैं। तो हमारे सोसाइटी में भी धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा था, हमारे समय में इंक्लूसिविटी काफ़ी हो गई थी, बट हमने सबको सब चीज़ में डाल रखा था कि जो जिसमें अच्छा है तुम वो करो, बट लेट्स बी टुगेदर। Even if you're not a good actor, but you have that shared enthusiasm for theatre, be there. So I think we need cheerleaders also. We need the whole tribe. तो I think वो tribe बनना जो है ना, वो हमने I think campus theatre से सीखा है। And एक passion जो होता है एक tribe का, when you're working together, और जैसा मैम ने कहा adaptability, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, और ये बात भी सच है, 1000 तरह की पॉलिटिक्स और छोटी छोटी चीज़ें आपस में होती रहती हैं। दूसरा ये भी हमेशा रहता था कि स्टूडेंट्स प्रेशर में छोड़ के भी काफ़ी जाया करते थे, तो वो भी हमारे लिए बहुत चैलेंज होता था उनको वापस से कन्विंस करके लाना और वापस से प्ले करवाना कि नहीं हम तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, तुम्हारा रोल छोटा कर देंगे, बट आप रहो रोल ये में।
आज So- ये चैलेंज और भी बढ़ गया है। Yes. आप लोग एनुअल मोड में काम कर रहे थे, अब हम हाँ। सेमेस्टर और उसके बाद 4th ईयर Yes. में काम कर Yes. रहे हैं, तो ये चैलेंज अब और भी बढ़ गया है। और मतलब अगर हम अनुकृति की जर्नी को अब देखें, अब के स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हैं, उनके लिए चाहे अनुकृति को एक बहुत वेल इस्टेब्लिश उन्हें एक सोसाइटी मिली, और एक चैलेंज भी है कि उस लेगेसी को उन्हें बनाए रखना है, जो कि उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि हम सबकी भी जो भी स्टाफ एडवाइज़र हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारी भी कोशिश यही है कि जो कमला सांघी, इंदुजा जी, शैल जी, अर्चना जी की लेगेसी है, उसे हम एज इट इज़ मेंटेन करें, और जितना कर सकते हैं बदली हुई स्थितियों के साथ, कि उस समय वो लोग कैंपस में ही रहते थे, वहीं से रात को खाना बन के आ रहा है, ये लोग उन्हीं के घर रुक रहे हैं, तो अब वो हम लोग तो खुद 22-22, 25-25 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो अब हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वही केयर स्टूडेंट्स को दें, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें, कि जैसे शैल जी वगैरह के घर रात को रुक जाना, या मैम ने, इंदुजा जी ने लिखा कि मैं हम रात को अगर देर हो जाती थी तो स्टूडेंट्स को छोड़ने जाते थे। तो मुझे भी याद आता है कि आज भी हम वही करते हैं कि अगर रात को जब फुल लेंथ की प्रैक्टिस चलती है और लास्ट का एक वीक रात के 12 बज जाते हैं, 11-12 तो आम बात है, तो उस दिन फिर ये होता है कि अगर मेरी गाड़ी जा रही है तो वो ऐसा राउंड लेगी जो ड्रॉप करते हुए जाएगी, या क्योंकि आज के समय में डेज स्कॉलर ज़्यादा हैं, और मैं हॉस्टल में भी लिमिटेड सीट्स हैं, तो हॉस्टलर्स भी नहीं है उतनी, एक आध हॉस्टलर होती है। तो हॉस्टल में रुकने के लिए या तो हम हॉस्टल में आप अरेंज कीजिए, या फिर वो अपनी जो पीजीज में लोग रहते हैं उनको, या फिर पेरेंट्स कभी कभी हेल्प करती हैं। और आज भी हमें ये समस्या आती है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि आप 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद घर में नहीं आएंगे, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस करना होता है कि अच्छा मैनेज करेंगे, प्रैक्टिस सेशन इस तरीके से रखेंगे कि डिवाइड करके। तो वो समस्याएं आज भी खत्म नहीं हुई हैं, पर इस पूरी बातचीत से जो एक चीज़ समझ कर आई कि एक अंग्रेजीदा माहौल में हिंदी नाट्य समिति ने अपनी एक पहचान बनाई, और एज अ स्टाफ एडवाइज़र जैसे जैसे स्टाफ एडवाइज़र बदलते हैं, उनकी एक अपनी समय के साथ सोच भी बदलती है, तो उसका भी अंतर मुझे लगता है कि सोसाइटी पर ज़रूर पड़ता है। फंक्शनिंग बदलती है, स्टूडेंट्स का भी नेचर बदल रहा है, उनकी टेम्परामेंट बदल रहे हैं। अब जिस तरीके से पहले हिंदी के स्टूडेंट्स थे तो शायद वो उतना आर्ग्यूमेंट नहीं होता था, कहा और मान लिया बात हो गई। लेकिन जब डिफरेंट डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स आने लगे तो आर्ग्यूमेंट भी आने लगे, तमाम तरीके की खींचतान भी होने लगी। तो वो सारी चीज़ें सोसाइटी का पार्ट हैं, और कई बार स्टाफ एडवाइज़र को ये निर्णय लेना होता है कि ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मैं इससे इस्तेमाल करूँगी और यही होगा। ऐसा भी बहुत बार, मतलब मेरे ख्याल से प्रियंका के समय में भी ऐसा हुआ, मेरे अपने समय में पिछले 10 साल हो गए मुझे अब लगभग अनुकृति के साथ जुड़े हुए, तो मुझे कई बार कहना पड़ता है कि नहीं यही होगा और यही डायरेक्टर आएगा, नहीं आएगा। तो कई बार आपको लिटरली स्टूडेंट वर्सेस टीचर भी हो जाता है, स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट भी होता है, कई बार उन्हें समझाना भी होता है, कई बार उन्हें गाइड भी करना होता है कि नहीं हम ये नहीं यही करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन सब के साथ मिलकर फिर भी अनुकृति आज भी उस लेगेसी को कायम किए हुए है, जो कि मैं कह रही हूँ, मतलब अनुराधा जी ने कहा कि उन्होंने उससे बाहर बहुत काम किया लेकिन शुरुआत की, पर हम आज भी यही कहते हैं, अनुकृति के हर स्टूडेंट को मालूम है कीर्ति जैन, अनुराधा कपूर, त्रिपुरारी जी और हेमा सिंह, ये 4 नाम हमें हर जनरेशन को मालूम होंगे। तो हमारे कहना चाहिए आइडियल, या हमें थिएटर इस तरीके का करना है, एक हम प्रोफेशनल ढंग से थिएटर को करेंगे, ये कमिटमेंट आई थिंक आज भी हमारे भीतर है। और जब भी हम फुल लेंथ करते हैं तो ये चीज़ हमारे भीतर रहती है कि हमें कुछ क्लासिकल करना है, कुछ मीनिंगफुल करना है। तो वो चीज़ें आज तक चल रही हैं, और आज के स्टूडेंट्स ने भी बहुत बेहतर ढंग से इस जर्नी को समझा होगा। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे, या आभा भी काफ़ी लंबे समय तक जुड़ी रही, 4-5 साल, अगर कुछ शेयर करना चाहो तो प्लीज़, या कोई स्टूडेंट शेयर करना चाहे। एक्चुअली 2004 में मैंने ज्वाइन किया, मिरांडा हाउस स्टूडेंट भी रही हूँ, लेकिन
जो होता है ना परफेक्ट साइंस स्टूडेंट कि घर से आया और पढ़ाई की और वापस घर चला गया उस तरीके का स्टूडेंट रही। तो जब मैं एडहॉक पढ़ा रही थी, मतलब अभी मैं परमानेंट हुई थी, मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा चांस मिस हो जाएगा कि कल को अगर मैं यहाँ परमानेंट नहीं हुई, और यहाँ पे जो इतना रिच कल्चर है वो मुझे बाद में एहसास हुआ जब एज अ टीचर फैकल्टी मैंने ज्वाइन किया 2001 में ऑन एडहॉक बेसिस। तो 2004 में आई कमिटेड कि शैल मैम से मैंने कहा कि मैं स्टाफ एडवाइज़र की तरह आना चाहती हूँ, दो आई वॉज कैरिंग एंड द ड्यू डेट वॉज इन मे। तो विद अ वेरी स्मॉल चाइल्ड आई स्टार्टेड माई जर्नी बीइंग एडवाइज़र इन अनुकृति। और बच्चा मतलब जैसे शायद मिरांडा हाउस जो एम्पावर करता है वो ये कि हम महिलाएं होकर वहाँ पे सारे काम करती हैं और उस स्पेस को हम छोड़ते नहीं हैं। तो कभी जैसे रात के 12 बजे 1 बजे तो हम छोड़ते हुए घर जा रहे हैं, सारे आसपास स्टूडेंट्स को ड्रॉप करते हुए अपने घर पहुंच रहे हैं, ये सारा हम लोगों ने जर्नी किया। एक चीज़ आपने पूछा था कैंपस पॉलिटिक्स, बहुत सारे जो फुल वन एक्ट प्ले आते थे या जो स्ट्रीट प्ले होते हैं उसके अंदर एक झलक होती है रेजिस्टेंस की, और जो आज के दिन में हो रही है स्थिति उसके ऊपर एक टिप्पणी भी होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बहुत कंसिस्टेंट हर एक थिएटर ग्रुप नहीं है, और मेरे ख्याल से वो हर साल के स्टूडेंट बदलने से, और क्योंकि कुल मिला के आज के दिन में एक पॉलिटिकल माहौल ज़रूर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ पे जैसे शायद JNU में भी एक ज़माने में था कि जो प्रोफेसर्स हैं वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स में शामिल ही नहीं होना तो एक कुल मिला के बहुत अलग तरीके का माहौल था जहाँ एक्टिविस्ट अलग हैं और जहाँ पे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग अलग हैं, वो एक स्थिति है। और उसी स्थिति के बीच में जब हम लोग थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं एज एडवाइज़र, तो जो एक बात हुई थी कि कई बार बहस होती है नाटक को लेकर, या वो मेरे ख्याल से वो पर्सपेक्टिव की बात है कि हम जब जुड़ते हैं तो क्या हम सिर्फ साइन करने के लिए जुड़ रहे हैं कि हाँ इतना खर्चा हो गया इतना खर्चा हो गया, या एक सूत्रधार का एक रोल के साथ उसके अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, और जो खुशी और जो एन्जॉयमेंट और सीख स्टूडेंट चाहता है वो हम अपने लिए भी चाहते हैं। मतलब ये एक अजीब सा एक कई बार एक टसल हो जाता है। और प्लेयर्स का तो मैं कहूँगी कि हमेशा ज़्यादातर लगा कि बहुत पॉलिटिकल या एक समझ के साथ हो रहा है काफ़ी हद तक, स्पेशली द स्ट्रीट प्ले, हमारे भी स्ट्रीट प्ले। लेकिन जो प्रियंका ने कहा वो भी एक चीज़ है कि जहाँ स्टूडेंट का होता है कि हमें जीत के आना है, वहाँ आपका जो समझ होता है वो कुछ और होता है, वो उसकी करेक्टनेस पे, एक नई सोच पे और उसके ऊपर आधारित होता है। तो आई थिंक वहाँ पे कभी कभी कुछ गैप्स आते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप एक थिएटर ग्रुप चला रहे हैं तो शायद आप पॉलिटिकल टिप्पणी, जैसे एक शायद आर्टिस्ट के बीच में बहस रहता ही है कि क्या थिएटर या म्यूज़िक उसके अपने इंजॉयमेंट के लिए है या उसको रेजिस्टेंस से जोड़कर और उसके मीनिंग को ढूंढना पड़े, यही शायद बहस आर्टिस्ट के बीच में भी है, और मुझे लगता है वो बहस रहेगा। तो कैंपस थिएटर का कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है जो बिल्कुल शार्प और हमेशा ऐसा रहे, लेकिन मैं समझती हूँ कि मिरांडा हाउस में स्त्री को लेकर एक अवेयरनेस, और जो यहाँ पे साथियों ने कहा कि कैसे उनकी ही अपनी जिंदगियाँ चेंज हो गई, एंड दे हैव certainly changed other lives which came in touch with them. So that is a slow social movement which might have happened starting from these points which empowered women in a very different manner. तो ये मेरा कुछ समझ है, लेकिन कुल मिलाकर जो हम कर पाते हैं और जितनी लाइफ चेंज होती हैं, एंड आई वाज वेरी हैप्पी 2004 to 2009 आई वाज पार्ट ऑफ अनुकृति एज स्टाफ एडवाइजर। आफ्टर दैट कैंपस पे बहुत सारे चेंजेस ऐसे हुए कि मेरा पॉलिटिकल पूरा का पूरा एक्टिविज्म में बदल गया पूरा एफर्ट, और बहुत दिनों तक मैंने कुछ खास प्लेस भी नहीं देखे। अब फिर मैं कोशिश करके क्योंकि एक बदला हुआ माहौल कैंपस का है जिसमें स्ट्रगल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन, तो फिर हम दोबारा थिएटर की ओर आकर उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करें। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप आई हैव बिकम एडवाइज़र फॉर अनुकृति। तो यही मेरा जर्नी है। मुझे लगता है कि each one of us have got empowered। मतलब मेरे ऊपर ये फ़र्क हुआ कि क्लास में कोई आंख स्टूडेंट की हिलती है तो मीनिंग तो समझ आ जाता है, आप इग्नोर करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन आप
बहुत सारी चीज़ें become more obvious in terms of expressions and all of that. So that also changes us. Thanks everyone. बिल्कुल मेरा नाम सुहानी है एंड मेरे साथ गौरी भी है. हम लोग लास्ट ईयर ही पास आउट हुए हैं मिरांडा हाउस से एंड हमने 3 साल अनुकृति को दिए हैं. आई थिंक मेरे साथ मेरे जूनियर्स भी हैं, ये भी अग्री करेंगे कि आज की पूरी पैनल डिस्कशन सुन के हमें ये समझ आया कि परेशानियाँ पहले भी थी, परेशानियाँ अभी भी है और परेशानियाँ आगे भी आएंगी. तो हमें ऐसा लगता था कि शायद पहले सेमेस्टर सिस्टम नहीं था तो सब बहुत आसान होगा, थिएटर करना बहुत आसान होगा, पर अब मुझे समझ आ गया कि ऐसा नहीं है. एंड आई थिंक हम लोग एज द करंट जनरेशन हम लोगों को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है इस दुनिया की. तो ये पैनल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए समझने के लिए कि हमें थिएटर ही बांध के रखेगा. अगर हम वो करना चाहते हैं तो हम जहाँ जाएंगे कर लेंगे. तो हमारा एक्सपीरियंस स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फुल लेंथ बहुत अच्छा रहा है. हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी एंड वही जैसा मैम ने कहा, आप सभी के नाम सुनकर ही बड़े हुए हैं हम. सो आई जस्ट होप हम आगे भी ऐसे ही करते रहे और अनुकृति की ये लेगेसी बस चलती रहे. बिकॉज जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं ना तब इसकी वैल्यू ज़्यादा समझ आती है. तो ये मेरी एडवाइस जूनियर्स के लिए भी रहेगी कि द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ कॉलेज वी रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ मिरांडा हाउस एंड देन स्पेशली अनुकृति. थैंक यू सो मच. तो इसी के साथ आज की बातचीत का सिलसिला हम यहीं रोकते हैं. अनुकृति का सिलसिला चलता रहेगा ऐसे ही और आप सबका सहयोग समय समय पर हम लोगों को मिलता रहेगा. और एक बार फिर से मिरांडा हाउस और अनुकृति की ओर से नटरंग प्रतिष्ठान का और कीर्ति जी का, रश्मि जी का बहुत बहुत धन्यवाद. और नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आप सबका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोगों के लिए ये बहुत ही एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट था कि हम लोग कैंपस थिएटर ग्रुप से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका तेवर बिल्कुल अलग है, इसका पर्पस भी एक तरह से बिल्कुल अलग है और इसका जो नतीजा होता है वो भी बहुत अलग होता है. तो ये हम जानना चाहते थे आप लोगों से सबसे बात करके कि किस दिशा में जाता है, क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है. तो उसका एक बहुत अच्छा अंदाज़ा आज मिला. और ये एक महिला कॉलेज से कल प्लेयर्स का सेशन है तो जिसमें स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं. देखेंगे कि वहाँ किसकी बहुतायत है और किस पर असर पड़ता है, कैसा असर पड़ता है. पर दोनों मिलाकर मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी थिएटर की एक झलक तो कम से कम हमको मिलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया.